हेलो फ्रेंड्स, ये है हिंदी वीडियो 6। इसमें हम शुरू करेंगे ज्योग्राफी। फाइनली सिलेबस शुरू करेंगे। इससे पहले कि मैं सिलेबस शुरू कराऊँ, आपको कल के वे जो मैंने आपकी वीडियो बनाई थी उसमें एक मिस्टेक थी। मैंने आपको फॉरेस्ट सर्विस में बताया था कि पेपर कुछ ऐसा होता है, जनरल इंग्लिश, जीके, फिर ऑप्शनल 1 का पेपर 1, पेपर 2, फिर ऑप्शनल 2 का पेपर 1 और पेपर 2। तो ये मैंने आपको बताया था 300 300, ये 200, ये 200, ये 200, ये 200, तो टोटल हो जाता है इसका 1400। 300 का इंटरव्यू 700। तो इसमें प्रॉब्लम गलती मैंने ये बता दी थी कि इसको मैंने 300 का मान लिया था। ऑप्शनल का पहला 2 ऑप्शनल होते हैं, उसके 2 पेपर ईच होते हैं, तो टोटल 4 पेपर होते हैं। तो हर एक पेपर 300 की बजाय 200 का होता है। तो कुछ ऐसा दिखेगा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5। जैसे कि ये पेपर है तो ये सेक्शन ए होगा, इसका सेक्शन बी होगा। तो ये जो हर एक क्वेश्चन है, मैंने 300 के कारण 60 मार्क्स का ईच बोल दिया था। ये 60 का नहीं होगा, ये 40 मार्क्स का ईच होगा। 5 आपको करने हैं, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन इधर होगा। इसी तरह से 6th, 7th, 8th ये था। तो हर एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे 40 मार्क्स का है, और यहाँ पर आपको कोई 3 क्वेश्चन करने हैं, चूजिंग एटलीस्ट 1 फ्रॉम ईच सेक्शन। ये सारा मतलब सेम है एज़ कम्पेयर टू जो सिविल सर्विस का ऑप्शनल होता है, उसमें एक ही ऑप्शनल होता है, पेपर 2 होते हैं। सारा सेक्शन ए सेक्शन बी सब सेम है, बस ये डिफरेंस आपको बताना था। तो फाइनली अब हम शुरू करेंगे जियोग्राफी। हम कुछ इस तरह से सिलेबस करेंगे, जियोग्राफी, फिर हिस्ट्री, फिर पॉलिटी, फिर इकोनॉमिक्स और लास्ट में करंट अफेयर्स। जियोग्राफी हम सबसे पहले इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जियोग्राफी ही हर चीज़ का बेस है। कोई भी हिस्ट्री होनी चाहिए, जो भी है सब जियोग्राफी से रिलेटेड है। इंडिया जैसा दिखता है वैसा ही क्यों दिखता है, बाउंड्री उसकी ऐसी क्यों है, ये सब जियोग्राफी में ही छुपा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो हिमालयाज़ हैं, इसके कारण हमारी हिस्ट्री में इंडिया चाइना रिलेशन ज़्यादा आते नहीं। जो भी अटैक हुए हैं इधर से ही हुए हैं। जैसे जो पॉलिटी है वो भी जियोग्राफी से रिलेटेड है। ये हिंदू डोमिनेटेड लैंड है, ये मुस्लिम डोमिनेटेड लैंड है, ये मुस्लिम डोमिनेटेड लैंड है। और हिस्ट्री से रिलेटेड है पॉलिटी, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो आए थे हमें आपस में लड़वा कर गए, और इसी तरह से काफ़ी कुछ आपस में इंटरलिंक्ड है। सबसे ज़्यादा जो सब चीज़ का बेस है वो जियोग्राफी ही है। बैटल ऑफ पानीपत नीड्स पानीपत जैसे कि कहते हैं। तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें हमारी पूरी हो जाएंगी। जैसे हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जैसा है वैसा क्यों है, उसका हिस्ट्री से लिंकेज ये है कि ब्रिटिशर्स जो आए थे कुछ अपने एक्ट्स लाते गए, लास्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लेकर आए, उससे हमारा मेन कॉन्स्टिट्यूशन बना है, उसके जैसा ही दिखता है। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे। तो इस कारण हम पहले जियोग्राफी से शुरू करेंगे। जियोग्राफी में मैंने आपको पहले ही वीडियो में बुक्स दिखाई थी। तो ये एक बुक है, लैंड्स एंड पीपल्स, पार्ट 1, जियोग्राफी टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 6th। जो 6th to 10th हैं वो मेन NCERTs हैं इस एग्ज़ाम के लिए। ये बेस बनाती हैं हमारा। और 11th और 12th की NCERTs एडवांस्ड लेवल की नॉलेज देती हैं, जिससे कि लगभग सारी नॉलेज हमें मिल जाती है। कुछ एक रेफरेंस बुक्स देखनी पड़ती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जियोग्राफी में जो हम रेफरेंस बुक देखेंगे वो है GC लियोंग, गो चेंग लियोंग, जिसकी मैंने आपको फर्स्ट उसमें वीडियो में फ़ोटो भी दिखाई थी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये इसका पहला पेज है, द अर्थ आवर प्लैनेट। इसके आगे इसमें जो यूनिट 2, 3, 4 हैं उसमें ये कुछ कॉन्टिनेंट्स की बात करता है। फॉर एग्जांपल अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका एटसेट्रा। ये रहा फर्स्ट यूनिट, चैप्टर 1। जो पिछला पेज मैंने आपको दिखाया था वो यूनिट 1 की इंट्रोडक्शन थी, जिसमें काफ़ी सारे चैप्टर्स वगैरह हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तूफ़ान आ रहा है यहाँ पर काफ़ी।
सेलेस्टियल बॉडीज से इसने शुरू किया। सेलेस्टियल बॉडीज़ यानी कि जो यूनिवर्स में हमारे बॉडीज़ हैं वो दो टाइप की मेनली होती हैं, स्टार और प्लैनेट। जिन बॉडीज़ की अपनी लाइट होती है, हीट होती है, उन्हें स्टार बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा सन एक स्पेसिफिक स्टार है, तो बाकी कोई भी स्टार होगा उसका नाम कुछ भी हो सकता है, सन नहीं हो सकता है। तो बाकी स्टार होते हैं जैसे अल्फा सेंचुरी होता है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी होता है, इस तरह से। इसमें से कुछ एक नाम गैलेक्सी के भी हो सकते हैं कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी एक गैलेक्सी है जैसे, तो उसके अंदर अल्फा सेंचुरी स्टार है, या इस तरह से वेरिएशन आता है काफ़ी ज़्यादा। इसके आगे चलते हैं। प्लैनेट वो है जिसकी अपनी हीट और लाइट नहीं होती। तो ऐसा नहीं है कि वो प्लैनेट गर्म नहीं होता। फॉर एग्जांपल अर्थ का जो सेंटर है वो 4-5 हज़ार डिग्री सेल्सियस पे है, बहुत ज़्यादा हॉट है। इसका मतलब फ़र्क ये आता है कि इनकी सरफेस पे भी हीट और लाइट होती है, इनकी सरफेस पे नहीं होती। तो अब जुपिटर है जैसे, बहुत बड़ा प्लैनेट है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट होगी उसके सेंटर में, पर वो क्योंकि सरफेस तक नहीं पहुँच रही, वो रेडिएट नहीं कर रहा, तो वो एक स्टार नहीं है। स्टार्स में जनरली एक रिएक्शन होती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ जाना आपस में। तो दो छोटे छोटे एटम्स, ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया इलेक्ट्रॉन, आपस में जब मिल जाते हैं तो एक बड़ा वो न्यूक्लियस और एटम बनाता, इलेक्ट्रॉन का वो ग्रुप बनाते हैं जिसमें एनर्जी निकलती है। ये एनर्जी कहाँ से आती है? ये एनर्जी आती है E=mc² से। c का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट। ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है और ये बहुत हाई वैल्यू होती है क्योंकि c की वैल्यू होती है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। आई थिंक एग्जैक्ट वैल्यू होती है 299792458 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया लगभग 3 × 1 2 3 4 5 6 7 8 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये जो एनर्जी आती है ये उस मास से आती है। मान लीजिए इसका मास था 1 और इसका भी मास था 1, तो ये जो मास होगा ये 2 नहीं होगा, ये 1.99 होगा या कुछ भी 1.98, कुछ कम होगा। ये जो मास है ये बचा हुआ मास होगा 0.01 या 0.02, और उससे मल्टीप्लाई करके जब आप निकालते हो तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है। इसको हम डिटेल में साइंस में देख लेंगे। तो स्टार इस तरह से एनर्जी रेडिएट करते हैं। हमारा जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम को सोलर सिस्टम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो सेंटर में सन है वो बहुत बड़ा है और उसी के अराउंड सबसे ज़्यादा प्लैनेट्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये जो सन है हमारा, इसका एक हॉट कोर है जहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस होती हैं। ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस हर जगह रेडिएट होती हैं, फोटॉन्स निकलते हैं। तो जो आगे प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये हैं एस्टेरॉइड्स। फिर है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून एंड प्लूटो। प्लूटो को अब ड्वार्फ प्लैनेट का दर्जा दे दिया गया है, यानी कि वो अब प्लैनेट नहीं रहा। तो अब टोटल 8 प्लैनेट्स हो गए हैं। प्लैनेट की डेफिनेशन में 3 क्राइटेरिया होते हैं। प्लैनेट की डेफिनेशन में 3 क्राइटेरिया क्या होते हैं? सबसे पहला, उस प्लैनेट के आसपास का एरिया उस प्लैनेट ने क्लियर कर दिया हो, यानी कि वो जो प्लैनेट है उसके आसपास आपको कुछ नहीं मिलना चाहिए, खाली होना चाहिए। उसने अपनी ग्रेविटी से बाकी सब कुछ अपने पास बुला लिया होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर सैटेलाइट नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल अर्थ का सैटेलाइट है मून, सैटेलाइट हो सकते हैं, डेब्री नहीं होनी चाहिए। जो छोटे छोटे मटेरियल होते हैं वो सारे उस, या तो उस जैसे अर्थ है हमारी, उसमें ही कोलैप्स हो जाने चाहिए। जैसे हमारे यहाँ मीटियोर, मीटियोराइट गिरते रहते हैं। मीटियोर और मीटियोराइट में फ़र्क ये होता है, मीटियोर का मतलब होता है कि कोई ऑब्जेक्ट अर्थ में एंटर किया, एटमॉस्फेयर में जल गया और सरफेस तक नहीं पहुंच सका।
मीटियोराइट वो मीटियोर है जो सरफेस तक पहुंच गया क्योंकि उसका साइज बड़ा था, या वो ऐसी चीज से मिलके बना था जो बहुत कम जलती है एटमॉस्फेयर में आते हुए, या फिर दोनों कंडीशन ट्रू हो सकती हैं कि बड़ा साइज भी था और ऐसी चीज से मिलके बना था जो जलती नहीं है। तो जो ड्वार्फ प्लैनेट की 3 कंडीशन होती है, वो पहला होता है कि उसके आसपास डेब्री नहीं होना चाहिए। तो जैसे अर्थ है, उसने अपनी विसिनिटी क्लियर कर दिया है, मार्स ने कर दिया है, ये सब है। तो और ये जो दूसरी कंडीशन है कि वो सर्कुलर और मोर एक्यूरेटली स्फेरिकल होना चाहिए। कोई भी चीज़ स्फेरिकल तब होगी जब इतना ज़्यादा मास उस पर इकट्ठा हो जाएगा कि वो इट स्टार्ट्स कलेप्सिंग ऑन टू इटसेल्फ, खुद में ही कलेप्स होना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये डस्टर है, अभी ये अपनी शेप मेंटेन किए हुए है, ये स्फेरिकल नहीं है। अगर मैं 1 करोड़ डस्टर इकट्ठे कर दूं आउटर स्पेस में, तो वो काफ़ी हद तक हर एक डस्टर तो ऐसा ही रहेगा, पर वो लगभग स्फेरिकल सी शेप लेने की कोशिश करेगा। अगर मैं 1 करोड़ की बजाय 100 करोड़ डस्टर इकट्ठे कर दूं, तो एज्यूमिंग कि ये एक 100 ग्राम का है तो काफ़ी वेट भी हो जाएगा, तो वो ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप ले लेगा। और जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ डस्टर्स आउटर स्पेस में बढ़ाता रहूँगा, होगा क्या कि वो एक एग्जैक्ट स्फीयर बन जाएगा, उसके सेंटर में हीट जनरेट होगी बहुत ज़्यादा, वो स्फेरिकल हो जाएगा, प्लस सेंटर उसका हीटअप हो जाएगा और वो आसपास की चीज़ों को भी अट्रैक्ट करना शुरू कर सकता है और स्फेरिकल बन सकता है। इसके अलावा तीसरी कंडीशन आपको कमेंट्स में लिखनी है, जिसे पता है वो लिखे, नेक्स्ट क्लास में मैं बता दूंगा कि वो क्या कंडीशन है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। ये जो शुरू के 4 प्लैनेट्स हैं, इनको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, और इनको बोलते हैं जोवियन प्लैनेट्स या गैसियस प्लैनेट्स। जोवियन प्लैनेट का मतलब है जुपिटर लाइक, और गैसियस प्लैनेट का मतलब है इन सब में आपको कोई सरफेस नहीं मिलेगी। अगर मैं अर्थ पे यहाँ पे खड़ा हूँ, ये इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि यहाँ पे सरफेस है, एक हार्ड क्रस्ट है ऊपर। अर्थ पे 3 लेयर्स होती हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर, इसलिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। अगर इन प्लैनेट्स पर आप पैर रखोगे तो आपको सिर्फ गैस ही मिलेगी और आप नीचे ही धंस जाओगे। इस कारण इन सबको कहते हैं गैसियस प्लैनेट्स, इनको कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। ऑब्वियसली टेरेस्ट्रियल प्लैनेट का मतलब है कि ये काफ़ी हद तक सॉलिड है, एटलीस्ट ऊपर तक, जैसे अर्थ की क्रस्ट है वो सॉलिड है। मेंटल थोड़ा सा लिक्विडिश है। कोर के 2 पार्ट हैं, आउटर कोर और इनर कोर। आगे चल के हम देखेंगे, इनर कोर सॉलिड है, आउटर कोर लिक्विड है। और ये जो आउटर कोर है, इसमें आयरन है, इसमें भी आयरन है। तो ये जो आयरन, आउटर कोर लिक्विड है तो आयरन मूव कर रहा है, इसी के कारण अर्थ पे मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब आगे चलते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, ये गैसियस प्लैनेट है, ये प्लैनेट की कंडीशन से हट चुका है। तीसरी कंडीशन भी चलो मैं आपको बता ही देता हूँ, वो सन के अराउंड चक्कर लगाना चाहिए, और मोर एक्यूरेटली किसी स्टार के अराउंड। तो मतलब आपको बाहर अगर कोई स्टार मिलता है, लेट्स से प्रोक्सिमा सेंचुरी या अल्फा सेंचुरी या कोई भी, इसी तरह जैसे पोल स्टार एक स्टार है, तो अगर उस स्टार के अराउंड कोई प्लैनेट चक्कर लगा रहा है, प्लस वो इन तीनों कंडीशंस को फुलफिल करता है, तो उसे प्लैनेट का दर्जा दे दिया जाएगा। प्लैनेट की सैटेलाइट होती है, जैसे अर्थ की सैटेलाइट नेचुरल भी हो सकती है, मैन मेड भी। अर्थ पे तो हमने हजारों मैन मेड सैटेलाइट्स भेज चुके हैं और आज भी हजारों चक्कर लगा रही होंगी। नेचुरल सिर्फ अर्थ की एक ही है, मून। प्लैनेट और सैटेलाइट में फ़र्क ये होता है कि प्लैनेट तो सन के अराउंड घूमता है या किसी स्टार के अराउंड, टू बी जनरल। सैटेलाइट उस प्लैनेट के अराउंड घूमता है। तो जैसे मार्स की 2 सैटेलाइट्स हैं, फोबोस एंड डीमियोस। फोबोस एंड डीमोस ऐसा कुछ नाम है इनका, स्पेलिंग इसके कुछ ऐसे से हैं, फोबोस एंड डीमोस। ये मार्स की नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। इसके अलावा मार्स पर भी
मैन मेड सैटेलाइट्स हम भेज चुके हैं, इनफैक्ट इंडिया भी भेज चुका है। फॉर एग्जांपल मंगलयान, इसमें हमने एक ऑर्बिटर भेजा था, लैंडर भेजा था, रोवर भेजा था। ऑर्बिटर का मतलब होता है वो मार्स का ऑर्बिट करता रहेगा। लैंडर का मतलब होता है वो कोई चीज़ नीचे भेजेगा और मार्स पर वो चीज़ लैंड करेगी और वहीं पर पड़ी रहेगी। रोवर का मतलब होता है कि उस लैंडर में से एक चीज़ निकलेगी जिसमें पहिए होंगे और वो वहाँ पर चक्कर लगाएगी। इसी तरह नासा बहुत सारे भेज चुका है। हम मंगलयान 2 की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा हम गगनयान की भी तैयारी कर रहे हैं। अपने ही एस्ट्रोनॉट्स इंडिया के इसरो के द्वारा दूसरे देशों से थोड़ी बहुत हेल्प लेके, पर्टिकुलरली रशिया और फ्रांस से हेल्प लेके हम अर्थ के एटमॉस्फेयर में फर्स्ट टाइम भेजना चाहते हैं। अब तक इंडिया का एक एस्ट्रोनॉट जा चुका है स्पेस में, फॉर एग्जांपल राकेश शर्मा, बट वो रशिया के हेल्प से गए थे। तो इंडिया का इंडिजिनस पहला ये मिशन होगा। प्लैनेट्स वगैरह पे वापस आते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, सॉलिड प्लैनेट है। तो ऐसा क्यों होता है कि ये जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है ये शुरू में ही मिलते हैं, गैसियस प्लैनेट या जोवियन प्लैनेट बाद में मिलते हैं? इसका कारण ये है कि ये जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है ये डेंसिटी में हैवी होते हैं। तो जब सन क्रिएट हुआ होगा, ये सोलर सिस्टम हमारा पूरा क्रिएट हुआ होगा, इस सोलर सिस्टम की क्रिएशन के टाइम पर जो डेंस चीज़ें थी वो यहीं पर रहेगी और जो गैस है वो कम डेंस होती है, वो बहुत दूर तक ट्रैवल कर सकती है। तो वो पीछे की तरफ कोलैप्स हुई और सन की ग्रेविटी उन पे बहुत ज़्यादा नहीं लग पाई। इनके जो साइजेस हैं वो इतने ज़्यादा बड़े इसीलिए हैं क्योंकि इन जनरल इस यूनिवर्स में कोई भी सॉलिड चीज़, फॉर एग्जांपल आयरन, इसी तरह से एल्यूमिनियम, ये सब कम है। ज़्यादा क्या है? हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये थोड़ा बहुत हो गया। एस्टेरॉइड्स के बारे में बता देता हूँ। एस्टेरॉइड्स जो हैं मार्स और जुपिटर के बीच में, ये भी सन के अराउंड सर्कल लगा रहे हैं। ये क्यों नहीं है प्लैनेट्स? क्योंकि एक तो डेब्री है ये, हर एक के आसपास भी डेब्री है और वो खुद भी एक डेब्री ही है। डेब्री का मतलब होता है कूड़ा करकट। ये स्फेरिकल भी नहीं है। फॉर एग्जांपल जो लार्जेस्ट एस्टेरॉयड है उसका नाम है सीरीज है शायद, CERES, तो वो स्फेरिकल ही नहीं है, वो ऐसा सा दिखता है। और प्लस ये स्टार के अराउंड तो जा रहे हैं। तो प्लूटो को क्यों ड्वार्फ प्लैनेट का दर्जा दिया गया? प्लूटो से क्यों ये छीन लिया गया? अब 8 प्लैनेट क्यों रह गए? इसका कारण है ये डेब्री नहीं क्लियर कर पाया है। ये स्फेरिकल शेप का ऑलमोस्ट है, ये स्टार के अराउंड, सन के अराउंड जा रहा है, पर डेब्री नहीं क्लियर कर पाया। इसके अराउंड अभी भी बहुत सारी डेब्री है। क्या है इसके अराउंड? ये जो सन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये डिस्टेंसेस जो हैं मेंशन्ड हैं, थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा। तो प्लूटो के आगे क्या मिलता है? प्लूटो के जस्ट आगे है एक बेल्ट है, उसका नाम है कुइपर बेल्ट। कुइपर बेल्ट। उसके आगे है ऊर्ट क्लाउड। ये सब क्या होता है? कुइपर बेल्ट वो जगह है और ऊर्ट क्लाउड वो जगह है जहां से हमारे जो कॉमेट्स हैं वो ओरिजिनेट होते हैं। कॉमेट क्या होता है? कॉमेट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो आउटर सोलर सिस्टम से आते हैं, फॉर एग्जांपल कुइपर बेल्ट और ऊर्ट क्लाउड से, और सन का बहुत ही ज़्यादा बड़ा सा चक्कर लगाते हैं। इन कॉमेट्स में एक टेल होती है। ये जब सन की तरफ जा रहे होते हैं तो हीटअप होते जाते हैं, इनका मटेरियल उड़ता जाता है। अगर वो आइस वाटर जैसी चीज़ हो तो पीछे की तरफ एक टेल दिखती है। इसी तरह से जब वो जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हो उस डायरेक्शन के पीछे की तरफ एक टेल दिखती है। ऑब्वियसली वो टेल तब नहीं दिखेगी जब वो यहाँ पर होंगे, क्योंकि यहाँ पर सन की रेज बहुत कम पहुँचती हैं।
वो टेल बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी जब वो सन के बहुत पास होंगे। एक फेमस कॉमेट है हेलीज कॉमेट, HALLEY, ये 76 ईयर्स में एक बार दिखता है। ये हो गया थोड़ा सा आपका सोलर सिस्टम, बहुत ही बेसिक्स में। सोलर सिस्टम में कुछ डायमेंशंस हैं जो आपको अगर पता हो तो अच्छी बात है, नहीं भी पता है तो कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इन टर्म्स ऑफ मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स डिस्टेंसेस कुछ इस तरह से आप याद कर सकते हो। 50, इसका 100 मान लेते हैं हम, इसका 150 और मार्स का 220। तो आप ऐसे मान लो कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट 50-50 मिलियन किलोमीटर की दूरी पे है। ये 50 मिलियन किलोमीटर है। ये मिलियन बिलियन वगैरह क्या होता है, हम इंडिया में कुछ ऐसे काउंट करते हैं। ये हो गया 1 लाख, ये हो गया 10 लाख, फिर हो गया 1 करोड़, 7 ज़ीरोज़ में 1 करोड़ बनते हैं। ये हो गया 10 करोड़। तो जो वेस्टर्न सिस्टम है वो हम तो पहले 3 के बाद कॉमा लगाते हैं, उसके बाद हर एक बार 2 के बाद, वो हर बार 3 के बाद लगाते हैं। तो यही जो नंबर है उसमें आप जितनी ज़ीरो मेंशन्ड है वो सेम नंबर आप लिख लो यहाँ पर। तो 3 के बाद लगेगा, यहाँ लगेगा और फिर यहाँ लगेगा ही नहीं। तो वो 1 लाख को बोलेंगे 100,000। यहाँ पर 3 के बाद लगेगा, फिर यहाँ लग सकता है क्योंकि इधर भी एक 1 है, तो इसको क्या बोलेंगे वो 1 मिलियन। तो मतलब 10 लाख होते हैं 1 मिलियन, और ये कितने हो जाएंगे 10 मिलियन। तो 10 मिलियन होते हैं 1 करोड़। ये सब आपको याद रखना है ताकि आप बहुत जल्दी जल्दी अपने माइंड में कन्वर्ट कर सकें। तो ये 50 मिलियन है, तो 10 मिलियन 1 करोड़ होता है, तो 50 मिलियन मतलब 5 करोड़। आपने सिंपली लास्ट की ये डिजिट उड़ा देनी है, वो आपकी मिलियन से करोड़ बन जाती है। तो 5 करोड़ किलोमीटर, नॉट मीटर, किलोमीटर की दूरी पे मरकरी है। ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, बहुत ह्यूज डिस्टेंस है। ये होना भी चाहिए ह्यूज, क्योंकि अगर इसके पास कोई प्लेनेट रहा भी होगा शुरू में तो वो या तो सन में ये एब्जॉर्ब कर लिया गया होगा, या फिर इतनी ज़्यादा हीट से वो फट जाएगा और डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स उसके इस पूरे सोलर सिस्टम में स्प्रेड हो जाएंगे। कैसे डिसाइड होगा कि वो एब्जॉर्ब ही होगा या स्प्रेड होगा टूट के? सोलर वैसे तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ही लगती है और वो अट्रैक्टिव होती है हमेशा। फोर्स ऑफ ग्रेविटी कुछ ऐसी होती है, F = G m1m2/r²। यानी कि ये तो एक कांस्टेंट है, ये है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये ग्रेविटी नहीं है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन है, इसको भूल जाते हैं। तो जो दो मासेस होते हैं उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, सन बहुत बड़ा है, अर्थ बहुत छोटी है, दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय दोनों के डिस्टेंस, यहाँ पे 150, उसका स्क्वायर। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है, डिस्टेंस अगर मैंने 2 टाइम्स कर दिया तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो 4 टाइम्स कम हो जाएगी, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आ रहा है। इसी तरह अगर मैंने मास डबल कर दिया तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी डबल हो जाएगी। यहाँ पर मास बढ़ाने पर ग्रेविटी बढ़ती है, डिस्टेंस बढ़ाने पर ग्रेविटी घटती है, और वो भी स्क्वायर से। तो अगर 3 टाइम बढ़ाऊंगा मैं मास, फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी 3 टाइम बढ़ेगी। लेकिन अगर मैं 3 टाइम बढ़ाऊंगा डिस्टेंस तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी हो जाएगी 1/9। तो अब हर एक ऑब्जेक्ट पे यही लग रही है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इसी के कारण ये सारे रोटेट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग ये छोटे छोटे से एस्टेरॉइड्स भी। ये एस्टेरॉइड्स बने कैसे? हम जब ये यूनिवर्स सोलर सिस्टम बना था 4.7 बिलियन ईयर्स अगो, हम तो तब थे नहीं, हम तो तब तो मतलब अर्थ बनी ही थी, सन बना ही था, जुपिटर बना ही था, और ये सब बने ही थे। हम तो बहुत लेट आए हैं इस धरती पे, 5 मिलियन ईयर्स अगो। मिलियन यानी यहाँ पर देखो ये कितना है, 1
मिलियन, ये 10 मिलियन, तो 1 मिलियन यानी 10 लाख, तो यानी कि 50 लाख साल पहले इस धरती पे वो प्राणी आया जो 2 पैरों पे चल सकता था और हमारा एंसेस्टर था। उसका नाम था एस्ट्रेलोपिथिकस, पर वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, वो एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल वालों के लिए ज़रूरी है। तो हम तो बहुत लेट आए हैं 50 लाख साल पहले। ये है 4.7 बिलियन ईयर्स। बिलियन का देख लेते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा 100 मिलियन। तो अब मैंने आपको बताया था मिलियन को अगर करोड़ में चेंज करना है तो एक जीरो हट जाती है, तो ये हो जाएगा 10 करोड़ के बराबर। तो 1 बिलियन कितना हो जाएगा? 100 करोड़, क्योंकि मिलियन के बाद जब बिलियन आएगा तो वो 3 जीरो लगा के आएगा, तो यानी कि ये मिलियन हो गया, ये हो गया मिलियन। बिलियन क्या हो गया? ये। इसी तरह ट्रिलियन क्या हो जाएगा? ये ऐसे काउंट होता है 1000, 10,000 और फिर वेस्ट में बोलते हैं 100,000। हम इसको 1 लाख बोलते हैं। तो इसी तरह से आगे चलता है। 1 बिलियन 100 करोड़ के इक्वल होता है, और ये जो 1 बिलियन 100 करोड़ के इक्वल होता है, इसी के कारण हम ये कह सकते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 1 बिलियन है या 100 करोड़ है। एग्जैक्टली है 1.25 बिलियन या 125 करोड़। जो 2011 का सेंसस था उसमें थी 1.21 बिलियन यानी कि 121 करोड़। और अब जो 10 साल में सेंसस होता है 2021 में होना था जो, उसमें जो हमारी पॉपुलेशन है वो कह रहे हैं कि 1.38 आएगी। तो आज की डेट में हमारी पॉपुलेशन 1.38 बिलियन या 138 करोड़ है। तो 1 बिलियन अगर इतना होता है तो 4.7 बिलियन ईयर एगो कितना होगा? 1 बिलियन यानी 100 करोड़, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा? 470 करोड़। 470 करोड़ पहले अर्थ का जन्म हुआ, सोलर सिस्टम का जन्म हुआ, सन का जन्म हुआ, जुपिटर का जन्म हुआ, और हम आए सिर्फ 50 लाख साल पहले। ये इसके मुकाबले कुछ भी नहीं है, क्योंकि लाख और करोड़ में ही 100 का फर्क होता है, और यहाँ पर 50 और 470 में 10 का फर्क फिर से है। तो 1000th टाइम में हम आए हैं। यानी कि अगर मैं एक लाइन बनाऊं, ये लाइन का मतलब है कि इसको टाइम स्केल बोलते हैं, और इसको कहा जाएगा सोलर टाइम स्केल। सन की टाइम का स्केल, सोलर सिस्टम के बनने की टाइम का स्केल, ये है टुडे, आज। ये है जब वो बना, 4.6 या 7 का कुछ भी आपको बुक्स में मिल सकता है। ये वेरिएशन इसलिए आता है, कहीं पे 4.6 कहीं पे 4.7, क्योंकि आप एग्जैक्टली नहीं डिफाइन कर सकते कि इस टाइम सोलर सिस्टम बना और इसके बाद रहा। शुरू में चीजें कंबाइन होनी शुरू हो गई। पहले तो डस्ट थी, फिर वो इकट्ठी हुई, जहां पर वो सबसे ज्यादा इकट्ठी हुई वो सन बन गया। सन की ग्रेविटी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसने दूर से हैवी चीजों को अपने पास बुलाया, जिसके कारण शुरू में ये प्लैनेट्स आ गए, टेरेस्ट्रियल सॉलिड प्लैनेट, जिसमें आयरन, एल्यूमिनियम वगैरह सब कुछ पाया जाता है। जो गैसेस थी, हाइड्रोजन, हीलियम और बाकी सब सारी की सारी, वो पीछे ही रह गई, क्योंकि वो इतनी ज्यादा उन पे ग्रेविटी एक्ट नहीं की। तो इस तरह से इनका जन्म हुआ। यहाँ पर एक प्लैनेट और था, वो ऑब्वियसली एस्टेरॉयड सॉलिड है, तो वो ऐसा सॉलिड प्लैनेट रहा होगा और वो टूट के बिखर गया। साइंटिस्ट को पता नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर थे नहीं, हम तो 50 लाख साल पहले आए हैं। तो अब 4.7 बिलियन ईयर्स एगो से 50 लाख का टाइम अगर देखो आप, तो 1000th टाइम होता है। तो इसकी लाइन के अगर मैं 1000 टुकड़े कर दूं तो हमारा जन्म, यानी कि हम यहाँ कहीं पर आए होंगे। तो मतलब जब से सोलर सिस्टम बना है, हम तो बहुत कम टाइम से यहाँ पर हैं, इससे पहले तक बहुत कुछ हो चुका है। इनफैक्ट 1000 में से 999 तो यहाँ पर हुआ है, एक 1 में हम आए हैं, तो 1/1000 में हम आए हैं। हमने जितना टाइम गुजारा है उसका 999 टाइम्स तो ऑलरेडी सोलर सिस्टम में गुजर चुका है।
इस कारण हमें कुछ नहीं पता है कि कब जन्म हुआ था, तो हमने एस्टिमेट लगाया है साइंटिस्ट ने कि 4.7 बिलियन ईयर्स एगो ये हुआ होगा। तो इस कारण ये कुछ बुक्स में आपको 4.6, 4.7, 4.8 भी मिल सकता है, बट जनरली इसके आसपास ही मिलेगा। ये तो हो गया बहुत ही ब्रीफ में इंट्रोडक्शन। इस चीज़ को आप कभी भूलना मत, 1 बिलियन 100 करोड़, 1 मिलियन 10 लाख। बस अगर आप ये दो चीज़ें याद रख लोगे, 1 मिलियन 10 लाख, 1 बिलियन 100 करोड़, तो आप बाकी सब चीज़ें लगभग कभी भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको लाख से मिलियन में करना है, या मान लीजिए करोड़ से मिलियन में करना है, तो कैसे करेंगे? हमें पता है कि 1 मिलियन 10 लाख होता है, तो 10 मिलियन 1 करोड़ होगा, तो 1 करोड़ 10 मिलियन होगा। इस तरह से कर सकते हैं। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, करोड़ 1 करोड़ 1/100th ऑफ अ बिलियन, 1/100th ऑफ अ बिलियन इज 10 मिलियन। इस तरह से कर सकते हैं। ये दो चीज़ें हमेशा याद रखें। आगे चलते हैं एनसीईआरटी में वो क्या कह रहा है। प्लैनेट का मतलब होता है वॉन्डरर, जो घूम रहा है। वॉन्डरर, वॉन्डर मीन्स घूमना। WONDER, वंडर अलग मतलब होता है। वंडर का मतलब होता है सोचना किसी चीज के बारे में और इमेजिन करना। इसके आगे कह रहा है, स्मॉल सेलेस्टियल बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट्स आर कॉल्ड सैटेलाइट। प्लैनेट के अराउंड अगर घूम रही होगी तो वो सैटेलाइट होगी, चाहे वो प्लैनेट सन के ही अराउंड घूम रहा हो। हमारी मून अर्थ के अराउंड घूम रही है और अर्थ सन के अराउंड घूम रही है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि मून अर्थ सन के अराउंड घूम रही है। वो भी बात सही है, पर मून एक्चुअली अर्थ का चक्कर लगा रहा है। अगर कल को अर्थ सन का चक्कर लगाना बंद कर दे तो मून अर्थ का ही चक्कर लगाता रहेगा। इसका कारण है ये F = G m1m2/r²। अब सन का मास तो बहुत ज़्यादा है पर डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, तो इस कारण मून पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट r² की वजह से कम हो जाता है सन का, और आसपास के मास का ज़्यादा रहता है। मून के सबसे पास अर्थ है, तो अर्थ ने मून को अपने अराउंड रिवॉल्व करने के लिए आप कह सकते हो कि बाध्य कर रखा है। ये हो गया थोड़ा बहुत सोलर सिस्टम। तो इसने लिखा है सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। 150 मिलियन, तो अब इसको कितना करोड़ हो जाएगा? ये 1 मिलियन होता है 10 लाख, 1 बिलियन होता है 100 करोड़। इसके साथ आप ये भी कर सकते हो 10 मिलियन 1 करोड़, तो 150 मिलियन कितना हो जाएगा? 15 करोड़। ये डिस्टेंस आपको क्यों याद रखना है? इसका एक कारण है। फॉर एग्जांपल हमारा जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का, नेशनल इसरो, वो एक ऑब्जेक्ट को भेजेगा, आदित्य L1 नाम है उसका। L1 में L का मतलब होता है लैग्रेंजियन पॉइंट। लैग्रेंजियन पॉइंट कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं किसी भी प्लेनेट के अराउंड, जो सन के अराउंड, जो भी कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो दूसरे के अराउंड घूम रहा है, उसमें लैग्रेंजियन पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं। लैग्रेंजियन पॉइंट का मतलब होता है कि जैसे ये सन है, ये अर्थ है और ये इसके अराउंड घूम रही है, तो काफ़ी सारे लैग्रेंजियन पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं। जैसे एक हो गया यहाँ पर, इसका नाम हो जाएगा L1 और यहीं से आया L1, लैग्रेंजियन पॉइंट 1। इसी तरह से लैग्रेंजियन पॉइंट 2 अर्थ के इस तरफ, सन से भी दूर। इसी तरह से L3 और यहाँ पर एक L4, एक यहाँ पर L5। तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट अगर दूसरे के अराउंड घूम रहा है तो 5 लैग्रेंजियन पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं। लैग्रेंजियन पॉइंट का मतलब होता है कि यहाँ पर इन दोनों की जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी का पुल है वो बैलेंस हो जाता है, और वो ऑब्जेक्ट अगर आपने यहाँ पर कुछ प्लेस कर दिया तो वो स्टेबल रहेगा, यहीं पर रहेगा। इस कारण हम आदित्य नाम का एक
सोलर ऑब्जर्वेटरी है ये सन को ऑब्जर्व करेगी, ये भेज रहे हैं। तो ये हम कितने डिस्टेंस पे एग्जिस्ट करता है L1, ये लगभग एग्जिस्ट करता है 1.5 मिलियन किलोमीटर्स पे। तो 150 मिलियन था डिस्टेंस, उसका 100th टाइम। तो यानी कि अगर सन ये है और अर्थ ये है, तो हम कहाँ भेज रहे हैं? 1 पे। 99 ये डिस्टेंस है, टोटल 100। ऐसा क्यों? क्योंकि ये था 150 मिलियन और L1 कितनी दूर है? 1.5 मिलियन। तो ये उसका 100th टाइम हो गया। तो ये डिस्टेंस अगर 1 है तो ये डिस्टेंस 99 होगी, टोटल डिस्टेंस ये 100 आ गया। तो ये आपको पता होना चाहिए कि लैग्रेंजियन पॉइंट 1.5 मिलियन किलोमीटर है और 150 मिलियन टोटल डिस्टेंस है। 150 मिलियन यानी कि 10 मिलियन 1 करोड़, तो 150 मिलियन यानी कि लास्ट का एक डिजिट उड़ा दो, 15 करोड़, 15 करोड़। ये हो गया आदित्य L1। ये हम डिटेल में करेंगे करंट अफेयर्स में। अभी के लिए आगे चलते हैं। अब जो सन से जो लाइट निकलती है, जो आपकी टॉर्च से लाइट निकलती है, आपके फ़ोन से लाइट निकलती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स टू बी एग्जैक्ट। और उनकी स्पीड कांस्टेंट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 और 10⁸ मतलब 8 बार जीरोस, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इंडिया के सिस्टम में ये कैसा होगा? ये और ये कितना हो गया? ये 7 जीरोस का करोड़ होता है, तो ये हो गया 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड। वेस्टर्न सिस्टम में ये कैसा हो गया? फिर से 3 फिर 3 300 मिलियन मीटर पर सेकेंड। इसका हम यूज कर सकते हैं, या तो हमें टाइम, स्पीड जो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो अगर हमें कोई दो चीजें दे रखी हो, हम तीसरी निकाल सकते हैं। मान लीजिए स्पीड है किसी चीज की 10 मीटर पर सेकेंड और 1 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी? 10 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 10 मीटर कर रही थी, 1 सेकेंड में ही निकालना है, तो आंसर आ जाएगा 10 मीटर। यहाँ पर डालोगे 10 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू, ये हमें निकालना है, डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। ये जो मीटर पर सेकेंड का मतलब होता है मीटर अपॉन सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कट गया, तो ये आ गया 10 मीटर। तो इसी तरह से हम यहाँ पर क्या करेंगे? ये था स्पीड। तो अगर हमें निकालना है कि सन से लाइट पहुंचती कितने टाइम में है अर्थ पे, तो वो कैसे निकलेगा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 3 × 10⁸ मीटर अपॉन सेकेंड, 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी है? 150 मिलियन किलोमीटर। 150 मिलियन कितना होता है? और ये मीटर है, यहाँ किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर में 10⁻³ मीटर होते हैं। ये कितना आ गया? मीटर अपॉन टाइम हमें निकालना है। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो टाइम ऑब्वियसली हमारा कुछ सेकंड्स में निकलेगा। अब ये था 10⁸, ये है 10⁹, तो यहाँ पर ये सारा कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर एक 10 बचेगा, तो t हो जाएगा 1500, 150 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 3, 500 सेकेंड्स। तो सन से हमारी दूरी इतनी है कि सन की स्पीड, वेलोसिटी ऑफ लाइट इतनी होते हुए भी 500 सेकेंड लगते हैं सन हमें, जब लाइट पहुंचती है यहाँ से जो फोटोन निकलेगा वो 500 सेकेंड में हम तक पहुंचेगा। इसका मतलब ये है, इसके 2-3 मतलब है। इसका क्या मतलब है? पहला इसका मतलब ये है कि जब
सन राइज हो चुका होता है उसके 500 सेकंड बाद हमें पता चलता है कि सनराइज हो गया है। और दूसरा एक इसका और मतलब है, मान लीजिए सन अचानक से गायब हो जाए, इट वैनिशेस, खत्म हो गया, ऑब्वियसली फिर सोलर सिस्टम भी खत्म हो जाएगा। प्लेनेट सन के अराउंड घूम रहे थे, ये अपनी अपनी डायरेक्शन में चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर ऐसे घूम रहे थे और इस तरफ नीचे जा रहा था तो अलोंग द टेंजेंट वो नीचे चला जाएगा। इसी तरह ये भी घूम रहा था, अलोंग द टेंजेंट वो कहीं और चला जाएगा, और सभी के साथ ऐसा होगा। तो अगर सन गायब हो जाता है तो हमें इमीडिएटली नहीं पता चलेगा, हमें 500 सेकंड्स के बाद पता चलेगा, क्योंकि ग्रेविटी भी इसी तरह से ट्रैवल करती है इस स्पीड पे। आगे चलते हैं। ये जो सारे के सारे 9 प्लैनेट्स हैं ये सन के अराउंड ट्रैवल करते हैं। तो ये किस तरह से ट्रैवल करते हैं? ये जो 9 प्लैनेट्स हैं अराउंड द सन, इनको अगर आप ऊपर से देखोगे, यानी कि सन ये सेंटर में है, यहाँ मरकरी, वीनस, अर्थ में और जुपिटर, सैटर्न ऐसे घूम रहे हैं, तो ये देखने में काउंटर क्लॉकवाइज घूमते हुए लगते हैं। काउंटर क्लॉकवाइज, क्लॉक ऐसे चलती है तो काउंटर क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, यानी कि जब आप ऊपर से देखोगे तो सन है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, ये सारे के सारे ऐसे काउंटर क्लॉकवाइज चल रहे हैं। ऊपर से देखने पे काउंटर क्लॉकवाइज। ऑब्वियसली अगर आप नीचे से देखोगे तो नीचे से देखने पे काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट क्लॉकवाइज लगती है। इसको आप फ्लैट बोर्ड पे देखोगे तो काउंटर क्लॉकवाइज मतलब ये सारे ऐसे घूम रहे हैं। सारे के सारे जनरली इसी डायरेक्शन में क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि जब सोलर सिस्टम बना होगा तो शायद वो इसी तरह से रिवॉल्व कर रहा हो, और ऐसे रिवॉल्व कर रही हो वो गैस, सेंटर में सन बन गया, फिर प्लैनेट बनते गए और वो ऐसे ही घूमते गए। आगे चलते हैं। यहां पर जो ये कह रहा है वीनस और यूरेनस, ये 2 प्लैनेट, और यही 2 सिर्फ, बाकी कोई भी नहीं। ये 2 एंटी क्लॉकवाइज नहीं रोटेट करते, रिवॉल्व तो ये सारे ऐसे ही कर रहे हैं। तो अगर फ्लैट बोर्ड पे देखोगे तो काउंटर क्लॉकवाइज, वीनस भी ऐसे ही, यूरेनस भी ऐसे ही। पर अगर आप इनको रोटेट करते हुए देखोगे अपनी एक्सिस पे, तो ये वीनस और यूरेनस जो हैं ये क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, बाकी सभी एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज का क्या मतलब है? एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है कि जब आप ऊपर से देखोगे अर्थ को, जब आप ऊपर से देखोगे अर्थ को तो वो ऐसे रोटेट कर रही होगी, क्योंकि ऊपर से देखने पे आपको ऐसी दिखेगी। यानी कि अर्थ अगर यहां पर है तो ऐसे घूम रही है। इसी का कारण है, जब हम बाद में पढ़ेंगे, कि अरुणाचल प्रदेश में पहले सन दिखता है, गुजरात में लास्ट में। इसी का कारण है कि जापान को कहते हैं लैंड ऑफ द राइजिंग सन। इसको सिंपल भाषा में आप कह सकते हैं कि अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। ये मेरे हाथ में एक अर्थ है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ये कार्डिनल डायरेक्शंस बोलते हैं इनको। हमने अज्यूम कर लिया कि ये नॉर्थ ही होगा, ये ईस्ट ही होगा, ये वेस्ट ही होगा, ये साउथ ही होगा। तो अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये अर्थ है ऐसे घूमेगी। तो यानी कि अगर सन यहां पर है तो पहले जो इंडिया छपा हुआ होगा इस पे, यहां पर मान लीजिए ये इंडिया है, तो जब ये ऐसे घूमेगी तो यहां पर पहले अरुणाचल प्रदेश दिखेगा जब घूमते हुए आएगा, और यहां पर जाते हुए वापस लास्ट में गुजरात दिखेगा। उसके बाद पूरे इंडिया में रात हो जाएगी, अरुणाचल प्रदेश से दिन होना शुरू होगा। ये हम सारा अभी डिटेल में करेंगे जब हम अर्थ की मूवमेंट करेंगे। आगे चलते हैं।
साइंटिस्ट को अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि ऐसा क्यों है। सारे प्लेनेट रोटेट कर रहे हैं ऐसे, रिवॉल्व कर रहे हैं ऐसे। रोटेट कैसे कर रहे हैं? ज़्यादातर तो एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं ऐसे ही, तो यानी कि ज़्यादातर वेस्ट टू ईस्ट ही रोटेट कर रहे हैं। रोटेशन अपनी ही एक्सिस पे होता है, रेवोल्यूशन सन के अराउंड होता है। वीनस और यूरेनस का अभी तक पता नहीं चल पाया है कि क्यों ये ऊपर से देखने पे क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, यानी कि ऐसे ईस्ट टू वेस्ट। तो यानी कि अगर यहाँ पर कोई रह रहा होता तो वो देखता कि गुजरात में पहले दिन हो रहा है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे लास्ट में दिन है, और उसके बाद पूरे इंडिया में रात हो जाती अगर इंडिया वीनस पे लोकेटेड होता। मरकरी सबसे पास है, पर वीनस इज द हॉटेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। हॉटेस्ट प्लेनेट, इसका कारण है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग में कुछ थोड़ा सा फर्क होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या मतलब होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट जो टर्म है वो आई है ग्रीनरी यानी कि वेजिटेशन उगाने से। जो अर्थ में पोल्स वगैरह पे ठंड रहती है तो वहां पर क्या करते हैं कि एक घर बनाते हैं, वो दीवारों का नहीं बनाते, वो कांच का बनाते हैं। तो कांच क्या करता है? कांच का जैसे ये एक बॉक्स सा बना दिया क्यूबॉइडल या किसी भी शेप का, तो कांच सन की रेडिएशन को अंदर तो आने देता है पर बाहर थोड़ी सी को जाने देता है, बाकी अंदर ही रह जाती है। इससे गर्मी हो जाती है एज कंपेयर टू आउटसाइड। और बाहर तो पौधे उग नहीं सकता था, बाहर को तो बस एक दो पेड़ ही होंगे जो कॉनिफेरस टाइप होंगे, यानी कि ऐसे पाइन ट्रीज जिनकी शार्प नीडल्स होती हैं। यहाँ पर आप कुछ भी उगा सकते हो, इसको कहते थे ग्रीन हाउस। तो यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर CO2 प्रेजेंट है। वीनस के एटमॉस्फेयर में CO2 है। CO2 भी एक ग्लास की तरह काम करती है, कांच की तरह। सन की रेस को तो अंदर आने देती है, बाहर नहीं जाने देती। अर्थ पे भी CO2 प्रेजेंट है। इसके अलावा और भी गैसेज हैं जो ये इफेक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल CH4 होगी और NO2 हो गई। ये जो गैसेज हैं ये सन की रेडिएशन को अंदर आने देती हैं, बाहर कम जाने देती हैं। जाने देती हैं, वरना तो अगर ये जाने ही ना देती तो बस हीट आती जाती आती जाती आती जाती, हम सब मर जाते और गर्मी बढ़ती जाती बढ़ती जाती बढ़ती जाती और एक दिन अर्थ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती। ऑब्वियसली जाने देती हैं ये, जितनी हीट आएगी उतनी की उतनी जाएगी। इसका मतलब इसको कहते हैं हीट बजट। ये भी हम आगे चल के सब कुछ डिटेल में देखेंगे। ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी क्लास है जियोग्राफी की, जिसमें हम सोलर सिस्टम को इन जनरल स्टडी कर रहे हैं। तो हीट बजट होता है कि जो भी आएगी वो सारी वापस जरूर जाएगी। अर्थ का टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा, घट नहीं रहा। अगर इक्वेटर पे 30 डिग्री के आसपास रहता है तो 30 डिग्री ही रह रहा है। पोल्स पे अगर थोड़ा बहुत कम ज्यादा होके -10 या 20 डिग्री रहता है तो उतना रह रहा है। पर इसका फर्क ये होता है कि दिन में तो गर्मी हो जाती है अर्थ पे। अर्थ का मान लीजिए यहाँ पर ये अर्थ है, यहाँ सन है, तो अर्थ के हाफ पोर्शन में तो लाइट हर वक्त पड़ेगी पड़ेगी, अनलेस कि कुछ बीच में आ जाए। फॉर एग्जांपल मून बीच में आ जाए तो सोलर एक्लिप्स हो जाता है, सन नहीं दिखता। बट इन जनरल अर्थ का एक हाफ तो कभी ना हमेशा इल्यूमिनेट होगा ही होगा, तो उस हाफ में गर्मी रहती है। रात को जब अर्थ घूम जाएगी तो दूसरी साइड वाला पोर्शन इधर आ जाएगा, ये साइड वाला पोर्शन उधर चला जाएगा। तो जब ये उधर जा रहा है तो वो सारी रेडिएशन लूज ना कर दे, इसके कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट काम में आता है। और इसी कारण हम रात को ये देखते हैं कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर कम ज्यादा नहीं होता। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट अर्थ पे ना होता, अगर CO2 ना होती, CH4 ना होता, NO2 ना होती, और वाटर वेपर भी इसमें आते हैं, H2O गैसियस फॉर्म में, यानी कि वाटर वेपर। तो अगर ये ना होते तो क्या होता? दिन में तो जितना टेम्परेचर हम देखते हैं लगभग उतना ही देखते, रात में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती हर जगह। अर्थ पे लगभग, इक्वेटर पे भी शायद रात के टाइम बर्फ गिर सकती, इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ता।
तो ये हो गया ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस इफेक्ट, यहाँ से आता है इफेक्ट कि हम जो पोल्स पर ग्रीन हाउस बनाते हैं वो ग्रीन कलर के नहीं होते हैं, वो बस ग्लास के होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं और सन की सोलर रेडिएशन को अंदर आने देते हैं, बाहर कम जाने देते हैं। तो इस कारण ये ग्रीन हाउस इफेक्ट नाम आया। ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग सेम सी टर्म है, पर इसको गलत इस्तेमाल किया जाता है बहुत जगह, इसको एक दो आपस में इंटरचेंज कर दिया जाता है, ऐसा नहीं है। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक जनरल चीज है जो अर्थ पे हमेशा से ही हो रही है, जब से CO2 CH4 NO2 H2O बनी है। शुरू में तो अर्थ पे कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं था, अर्थ एक जलती हुई क्रस्ट और बाकी सारे आयरन, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, सिलिकॉन वगैरह जलते हुए आग के गोले टाइप के थे। एटमॉस्फेयर धीरे धीरे बना है, ओशियन, लैंड धीरे धीरे बनी है। शुरू में तो सब कुछ बहुत ज़्यादा गर्म था। यूनिवर्स इन जनरल ठंडा होना चाह रहा है और फैल रहा है, इसको कहते हैं द बिग बैंग थ्योरी और थ्योरी ऑफ एक्सपेंशन वगैरह। तो साइंटिस्ट, बिग बैंग थ्योरी का मतलब ये होता है कि एक टाइम था जब कुछ नहीं था और अचानक से एक विस्फोट हुआ, बूम, और पूरा यूनिवर्स क्रिएट हो गया। टेक्निकली स्पीकिंग टाइम भी तभी से शुरू हुआ और इस कारण हम ये बोल नहीं सकते कि बिग बैंग से पहले क्या था। दिस स्टेटमेंट, दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग कि बिग बैंग से पहले क्या था, क्योंकि टाइम भी बिग बैंग से शुरू होता है। टाइम को डिफाइन किया जाता है कि वो डायरेक्शन जिसमें एंट्रोपी बढ़ रही है। एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस। ये यूनिवर्स हर वक्त डिसऑर्डर चाहता है, रैंडमनेस चाहता है। ये यूनिवर्स ये नहीं चाहता कि आपका कमरा साफ हो जाए, ये चाहता है कि गंदा हो जाए, और साफ करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। इसी तरह ये पूरा यूनिवर्स रैंडम होना चाह रहा है, पूरा का पूरा। हर चीज़ फैलती जा रही है, टूटती जा रही है, बिखरती जा रही है। दो प्लैनेट्स आपस में कंबाइन टकरा रहे हैं और हजारों टुकड़ों में टूट के बंट रहे हैं। वो आगे कहीं कहीं जा रहे हैं, कहीं पे सन बन रहा है, कहीं पे सन में विस्फोट हो रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये टाइम जो है उस डायरेक्शन में बढ़ता है जिसमें एंट्रोपी यानी कि रैंडमनेस या डिसऑर्डर या गंदगी कह लो आप, वो यूनिवर्स में बढ़ती है। तो ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग में फिर क्या फ़र्क है? ग्रीन हाउस इफेक्ट तो एक जनरल सी टर्म है, ये होना अच्छा है, इससे रात को टेम्परेचर नीचे नहीं गिरता और हम रात इजीली बर्दाश्त कर लेते हैं, वरना तो बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता। दिन में तो गर्मी होती, हम घूम रहे होते, रात में सभी अंदर दुबके होते। ग्लोबल वार्मिंग में ग्लोब का मतलब है अर्थ, तो ये सिर्फ अर्थ के लिए यूज हो सकता है। वीनस हॉटेस्ट प्लेनेट है, मरकरी पास है, पर वो मरकरी पे जैसे ही सन गिरता है, सनलाइट गिरती है, वो गर्म होता है और फिर वो जब घूमता है तो दूसरी साइड फटाफट ठंडी हो जाती है, रेडिएट कर देती है सारा। वीनस पे CO2 है, तो वीनस पे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती। ग्लोबल वार्मिंग में ग्लोब का मतलब है अर्थ, तो ये सिर्फ अर्थ के लिए यूज हो सकती है टर्म। वीनस पे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है, हमने ज़्यादा CO2 प्रोड्यूस कर दी, अब ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है और इस कारण अब अर्थ गर्म हो रही है। जो आइस थी, स्नो थी, वो पिघल रही है। एंटार्क्टिका में थी, आर्कटिक में थी और तिब्बत में थी, हिमालयाज में थी। हिमालय और तिब्बत को थर्ड पोल भी बोलते हैं, थर्ड पोल, क्योंकि दो पोल तो हो गए, आर्कटिक और एंटार्क्टिक, अर्थ के ऊपर और अर्थ के नीचे। ये आर्कटिक एंटार्क्टिक क्या होता है इसके बारे में भी हम देख लेंगे अभी। ये बिल्कुल इंट्रोडक्टरी वीडियो, आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो आगे चल के सब समझ में आएगा। ये बहुत जल्दी जल्दी मैं बहुत सब कुछ आपको ज्योग्राफी में बता रहा हूँ कि हम क्या क्या देखने वाले हैं। आगे चल के हम एक एक चीज़ पूरी डिटेल में देखेंगे। तो ये जो आर्कटिक हो गया फर्स्ट पोल, एंटार्क्टिक हो गया सेकंड पोल, जो हिमालय और तिब्बत होते हैं ये होते हैं थर्ड पोल। यहां पर भी क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फ है, बहुत ज़्यादा बर्फ, आइस कैप, ग्लेशियर वगैरह के कारण इनको थर्ड पोल कहा जाता है। आइस कैप का मतलब होता है जमी हुई बर्फ जो मूव नहीं कर रही। ग्लेशियर मतलब वो बर्फ जो मूव कर रही है, यानी कि मूव करना या ना करना आइस कैप या ग्लेशियर में फर्क दिखाता है।
साइंटिस्ट को अभी भी पता नहीं चला वीनस और यूरेनस क्यों उल्टे घूम रहे हैं। इसका कारण ये हो सकता है कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो कोई चीज आके टकराई हो, और ऐसे घूम रही चीज को, मतलब वेस्ट टू ईस्ट घूम रहा है ना सब, तो वेस्ट नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, वेस्ट टू ईस्ट, तो ऐसे घूम रहा है सब, तो यहां से कुछ आके टकराया हो ऐसे और वो ऐसे घूमना शुरू हो गया हो, मे बी, बट अभी तक ऐसा कुछ श्योरिटी नहीं है। अर्थ जिस टाइम में सन के आसपास पूरा घूम लेती है उसे 1 ईयर कहते हैं, और ये कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं होता कि एग्जैक्ट 365 डेज, ये 365 डेज और इसके साथ 6 आवर्स होते हैं, ये ऑलमोस्ट है, एग्जैक्ट कुछ भी हो सकता है, 5 आवर्स समथिंग मिनट्स, 6 आवर्स 1 मिनट एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत ज़्यादा डिटेल में होता है। इस कारण कभी कभी साइंटिस्ट को आपने देखा होगा 1-2 दिन 1-2 सेकंड ऐड करने पड़ जाते हैं। ये जो 6 घंटे का टाइम है जो अर्थ रोटेट करती है अपने उस पे एक्सिस पे, वो 24 आवर में करती है, तो 4 साल बाद ऐसा होगा कि 1 दिन ऐड करना पड़ेगा, तो वो लीप ईयर बन जाता है। तो यानी कि अगर कोई साल 4 का मल्टीपल होगा, जैसे अभी 2021 चल रहा है, ये 4 का मल्टीपल नहीं है तो ये लीप ईयर नहीं होगा। 2020 जो इससे पिछला साल था वो लीप ईयर होगा। अब ये टाइम एग्जैक्ट तो है नहीं कि 365 डेज 6 आवर्स ही हैं, ये कुछ भी है, 365 डेज 5 आवर्स समथिंग मिनट्स 59 मिनट्स लेट से, या 365 डेज 6 आवर्स 1 मिनट 30 सेकेंड, ऐसा कुछ भी। तो इससे क्या होता है कि अगर आप किसी ईयर को 4 से मल्टीप्लाई करते, 4 से डिवाइड हो जाता है वो, तो वो लीप ईयर होगा। लेकिन अगर वो 100 से डिवाइड होता है तो वो लीप ईयर नहीं होगा। ऑब्वियसली जो 100 से डिवाइड होगा वो 4 से तो होगा ही, क्योंकि 100 से 4 डिवाइड होता है। कोई भी ईयर देख लो आप 100 से मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड हो सकने वाला। 100 से डिवाइड का मतलब है कि 100 से डिवाइड होने पे वो कोई रिमाइंडर ना छोड़े। ऑब्वियसली कोई भी ईयर वैसे तो 100 से डिवाइड हो ही जाएगा, तो इसी तरह 4 से डिवाइड होने पे वो कोई रिमाइंडर ना छोड़े। तो अगर वो 4 से डिवाइड हो रहा है तो वो लीप ईयर होगा, पर अगर वो 100 से डिवाइड हो रहा है तो वो लीप ईयर नहीं होगा। पर अगर वो 400 से डिवाइड हो रहा है तो वो लीप ईयर होगा। तो यहां पर 2000 एक्चुअली होगा, 1900 नहीं होगा, 1800 नहीं होगा, 1700 नहीं होगा, 1600 होगा, और आने वाले ईयर्स में 2100 नहीं होगा, 2200 नहीं होगा, 2100 अभी 2021 चल रहा है तो 89 ईयर्स के बाद ये आएगा, 79 ईयर्स के बाद, और 2200 और 2300 भी नहीं होगा, 2400 होगा। 400 ये हो गया आपका CSAT, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, GS और CSAT, ये सेकंड वाला हो गया आपका। तो अब आपको पता चल गया कि इस तरह से आपको लीप ईयर के क्वेश्चन में वो फंसा सकता है। वो ऑप्शन देगा कि इनमें से कौन सा लीप ईयर होगा, तो वो 2 ऑप्शन कुछ ऐसे दे सकता है कि वो आपको कह दे कि ये लो ईयर 1900, आप देखोगे कि ये 4 से डिवाइड हो रहा है, आप इसको टिक कर दोगे, ये नहीं होगा। बाकी के ऑप्शन कुछ ऐसे होंगे, करेक्ट आंसर होगा ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है, पर ये 100 से डिवाइड हो रहा है इसलिए नहीं होगा। ये 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है, अगर ये 400 से डिवाइड हो रहा होता तो ये लीप ईयर होता। तो 4 से डिवाइड होने, तो लीप ईयर में अगर 4 ऑप्शन आ रही हैं तो ये रूल अप्लाई होता है। 4 का तो इसलिए आ जाता है क्योंकि 6 घंटे होते हैं। ये जो 100 और 400 का इसलिए आता है क्योंकि ये एग्जैक्ट नहीं होता, तो 100 साल बाद एक दिन नहीं ऐड होता। लेकिन कुछ होता है आगे नंबर, तो 400 साल बाद एक दिन ऐड होता है। इसके आगे भी बहुत जाता है, हमें इतना ही जानकारी बहुत है CSAT के लिए। तो बीच बीच में आपको मैं हर चीज़ कराऊंगा, GS के साथ साथ CSAT भी बहुत सा पढ़ेंगे। जैसे हमने अभी मिलियन बिलियन देखा, ये CSAT ही है।
सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट में आपको इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो सकता है। इसी तरह स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से 150 मिलियन किलोमीटर पे लाइट 500 सेकेंड में पहुंचेगी। ये आपको पता चल गया। 500 सेकेंड कितने होते हैं? 60 सेकेंड का 1 मिनट होता है। तो 1 सेकेंड हो जाएगा 1/60 मिनट। तो 500 सेकेंड कितना हो जाएगा? 500/60। ये कितना हो जाएगा? 8 से मल्टीप्लाई करोगे 480 आएगा, 20 बचेगा। तो ये हो जाएगा 8 मिनट्स 20 सेकेंड। तो मतलब सन से जब लाइट चलेगी तो आप अपनी घड़ी में देखोगे, जिस टाइम आपको वो लाइट दिखेगी वो उससे 8 मिनट 20 सेकंड पहले चलनी शुरू हुई होगी। इसकी एक करोलरी ये भी है कि हम कभी भी प्रेजेंट नहीं देखते। आप इस वक्त मुझे देख रहे हो, आप तो खैर प्रेजेंट देख ही नहीं रहे क्योंकि आप तो एक रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हो। मान लो आप अपने सामने कुछ होता देख रहे हो, तो वहाँ से आने में लाइट को कुछ टाइम लग रहा है, तो हम हमेशा पास्ट में ही जी रहे हैं, हम कभी फ्यूचर में नहीं जी रहे। इसके और भी मतलब हैं, जैसे एक टर्म आपने सुनी होगी लाइट ईयर। जैसे सिस्का एलईडी की ऐड आती है, उसमें बोलता है वो लाइट ईयर्स अहेड। ये जो लाइट ईयर्स अहेड है, ये एक गलत टैगलाइन है। लाइट ईयर जो है टाइम का यूनिट नहीं है, डिस्टेंस का है। वो कह रहा है कि वो हमारी टेक्नोलॉजी लाइट ईयर्स अहेड है, यानी कि बहुत साल अहेड है। ये साल का तो यूनिट ही नहीं है, ये साल का तो यूनिट ही नहीं है, ये दूरी का है। तो हमारी टेक्नोलॉजी बहुत दूरी से आगे है का कोई से मतलब नहीं बनता है। तो सिस्का एलईडी की वो ऐड गलत है। लाइट ईयर का क्या मतलब होता है? लाइट ईयर टाइम की यूनिट नहीं है, डिस्टेंस की है। तो ये होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। ये डिस्टेंस कितना होगा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सी सेट। तो डिस्टेंस निकालना है तो वो हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमें पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर अपॉन सेकेंड। अब टाइम कितना है? 1 ईयर। तो 1 ईयर को क्या लिख सकते हैं? 365 डेज। एक दिन में कितने होते हैं? 24 घंटे। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। और हर एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। यूनिट सेम बनाने होते हैं, बस यही किया मैंने। सेकंड से सेकंड कट गया। जो भी आप आंसर कैलकुलेट करोगे, जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर होगा, वो लाइट ईयर होता है। ये बहुत बड़ा नंबर होता है। बट जो यूनिवर्स है वो इतना बड़ा है कि ये नंबर भी कुछ नहीं है। अगर मैं कहूँ कि यूनिवर्स के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक कितना डिस्टेंस है, तो लाइट ईयर में आएगा वो। ये टाइम की यूनिट नहीं है, डिस्टेंस की है। तो यूनिवर्स के एक एंड से दूसरे एंड तक जो डिस्टेंस होगा वो लाइट ईयर की टर्म में मेंशन किया जा सकता है। तो वो कुछ ऐसा होगा 1, उसके बाद 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, शायद 100 जीरोस और फिर लाइट ईयर्स। यानी कि इतने साल लगेंगे लाइट को यूनिवर्स के एक एंड से दूसरे एंड पे ट्रैवल करने में। यूनिवर्स इतना बड़ा है। यूनिवर्स में 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं और एक गैलेक्सी में 100 बिलियन स्टार्स हैं। बिलियन कितना होता है? 100 करोड़। सी सेट आपकी। तो 100 बिलियन यानी कि इतने करोड़, यानी कि कितना हो गया ये? 10,000 करोड़। 10,000 करोड़ तो यूनिवर्स में गैलेक्सी हैं। ये भी एस्टिमेट है, किसी ने काउंट तो करी नहीं है, काउंट करना नामुमकिन है। और हर एक में इतने स्टार्स हैं। तो टोटल स्टार कितने हो गए? 10,000 करोड़ गैलेक्सी मल्टीप्लाई बाय हर एक में 100 बिलियन ही स्टार, तो 10,000 करोड़ स्टार्स। तो ये जो आपके पास नंबर आएगा, ये शायद
इतने स्टार्स हैं, ये तो स्टार्स हैं सन के जैसे। प्लेनेट कितने होंगे ऑन एन एवरेज? अगर मैं मान लूं कि एक सन के, एक किसी भी स्टार के अराउंड 10 प्लैनेट्स होते हैं, किसी के अराउंड 100 भी हो सकते हैं, किसी के अराउंड एक भी ना हो, किसी के अराउंड 10 ही होंगे, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये प्लैनेट आ जाएंगे आपके। और इस तरह से आप देख रहे हो कि स्केल बहुत बड़ा होता जाता है जैसे जैसे आप पूरे यूनिवर्स की बात कर रहे हो। तो हमारी अर्थ जो है वो एक बहुत ही छोटा सा, मतलब कुछ भी नहीं है, आप समझ लीजिए कि द अर्थ इज नथिंग एज कंपेयर टू द यूनिवर्स। मतलब ये जो यूनिवर्स का जो बिग बैंग हुआ था, एकदम बूम करके जो सब बना था, वो हुआ था 13.6 बिलियन ईयर्स एगो। 1 बिलियन 100 करोड़, तो ये कितना हो गया? 100 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? ये डॉट इधर आ जाएगी, एक जीरो खत्म हो गई, फिर एक इधर आ जाएगी, तो यानी कि 1360 करोड़। अगेन सी सेट। और ये जो सोलर सिस्टम था ये कब बना था? 4.6 बिलियन ईयर एगो। तो यानी कि ये जब यूनिवर्स बना था उसके 2/3 टाइम खत्म हो गया, उसके बाद ये बना था। कैसे? ये है 13.6, यहां पर बिग बैंग हुआ, बूम, और सब क्रिएट हो गया, सब कुछ। यहां पर जो पॉइंट था उसे कहते हैं सिंगुलैरिटी, वो इनफाइनाइटली डेंस कहते हैं, क्योंकि अब यूनिवर्स जितना जो मास है सारा, इतने तो प्लैनेट हैं, इससे इतने स्टार हैं, उनमें हर एक में मास अगर मैं मान लूं कि 10⁻⁸ लेट्स से 8 किलोग्राम है, तो आप देख रहे हो कि नंबर बड़ा ही बड़ा होता जा रहा है मास का। तो इतना सारा मास एक पॉइंट में कंसंट्रेटेड होगा, तो इनफाइनाइट डेंसिटी का ये पॉइंट होगा, ये एक ब्लैक होल टाइप चीज होगी। ब्लैक होल जो टर्म है वो गलत है, इट्स नाइदर ब्लैक नॉर अ होल, बाद में देखेंगे उसको। 13.6 बिलियन ईयर अगो ये बिग बैंग हुआ, ये है टुडे। जो भी टाइम स्केल होता है उसके इस एंड पे टुडे होता है, आज। तो ये 13.6 बिलियन ईयर अगो ये हुआ, 4.6 ये था। तो यहां पर सोलर सिस्टम का जन्म हुआ, यानी कि ज्यादातर टाइम यूनिवर्स के में सोलर सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ये आपकी थोड़ी बहुत जियोग्राफी, बहुत ही ऊपर ऊपर से, बहुत ही कम डिटेल में। इसमें अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया, आप कमेंट में भी पोस्ट कर सकते हो, प्लस आपको टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है, सब कुछ बाद में डिटेल में देख लेंगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये बार बार आएगी हर चीज़, और जो चीज़ जब भी आएगी कोई पर्टिकुलर चीज़, वो डिटेल में आएगी। अभी तो आप देख रहे हो कि हम फर्स्ट पेज पे ही हैं, और जो भी मेरी नॉलेज है बस मैं वही शेयर कर रहा हूँ। एनसीईआरटी वाला तो हम अभी कम ही पढ़ रहे हैं। तो ये जो सन के अराउंड हमारे प्लेनेट वगैरह हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्टून, प्लूटो, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, क्या लिख रहा हूँ मैं? ये मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, तो इसको तो बोलते हैं हमारा रेड ट्विन। मार्स को रेड इसलिए क्योंकि यहाँ पर आयरन है, लोहे पर आपने जंग लगता हुआ देखा होगा तो वो लाल सा दिखता है, तो इसकी जो टॉप मोस्ट लेयर है उसमें आयरन वगैरह है। इस पे हम पानी वगैरह भी ढूंढ रहे हैं, अभी नासा का परसेवरेंस यहाँ पर गया था। पर जो प्लेनेट अर्थ के जैसा दिखता है साइज वगैरह में और बाकी सब में, वो है वीनस, ना कि मार्स। ये है हमारा ट्विन, पर वीनस हमारे जैसा दिखता है। वीनस तो बिल्कुल भी लिवेबल नहीं है, लिवेबल मतलब यहाँ पे रहा नहीं जा सकता, इस पे ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ये वार्मेस्ट हॉटेस्ट प्लेनेट है, मरकरी पास है पर ये हॉटेस्ट है, इसका टेम्परेचर तो शायद दिन में 250 डिग्री सेल्सियस चला जाए। हमारे शरीर के अंदर जो 75% पानी होता है
वो तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही उबल जाएगा, तो पता नहीं हमारी बॉडी का 250 डिग्री सेल्सियस पे तो क्या ही बनेगा यहाँ पर। प्लस इसका जो एटमॉस्फेयर है उसमें एसिड है, तो स्किन भी जल जाएगी, मतलब बिल्कुल भी लिवेबल नहीं है। पर ये हमारा नियरेस्ट है इन टर्म्स ऑफ मास, रेडियस और डेंसिटी वगैरह। बट जिस प्लेनेट को हम चाहते हैं कि जो लाइफ सपोर्ट भी कर सकता है वो है ये मार्स। ये तो गैसियस प्लेनेट है, इन पे तो लैंड ही नहीं है, आप कदम रखोगे तो नीचे ही नीचे जाते रहोगे, गैस ही है, सिर्फ गैस पे कदम नहीं रखा जा सकता, आप नीचे नीचे जाते रहोगे। तो इसी को या एस्टेरॉयड्स को मेनली यूज़ किया जा सकता है। एस्टेरॉयड इतने छोटे हैं कि उन पे अगर हम कोई इम्पैक्ट वगैरह करेंगे, जाएंगे, कदम वगैरह रखेंगे, तो वो अपनी जो सन के अराउंड मूव कर रहे हैं उस अपनी ऑर्बिट से थोड़े इधर उधर हो सकते हैं और दूसरे एस्टेरॉयड से भी टकरा सकते हैं। तो इस कारण यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कॉलोनी बनाने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो सोलर सिस्टम में तो मार्स ही बचता है। और ये कोई भी जो स्टार होता है उसके अराउंड किस प्लेनेट पे लाइफ हो सकती है या नहीं, इसका भी जानने का एक तरीका होता है। कोई भी जो स्टार होता है वो रेडिएट करता है अपनी एनर्जी, तो एक जोन होता है, उसको बोलते हैं गोल्डीलॉक्स जोन। ये जो गोल्डीलॉक्स टर्म है ये एक फेरी टेल से ली गई है, यानी कि बच्चों की कहानियों से, छोटे छोटे बच्चों की जो कहानियाँ होती हैं। गोल्डीलॉक्स जोन का मतलब होता है वो जो कहानी है उसमें इस बच्चे को, ये जो बच्चे का नाम होता है गोल्डीलॉक्स, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि वो मीडियोकर या मीडियम टाइप का होता है, ना ज़्यादा ना कम। तो वहाँ से ये टर्म ली गई है गोल्डीलॉक्स जोन। किसी भी स्टार के अराउंड कुछ दूरी के बाद और एक मिनिमम एक मैक्सिमम दूरी एग्जिस्ट करती है जिसके बीच में लाइफ पॉसिबल हो सकती है। तो यानी अगर हम सन की बात करें तो हमारी अर्थ गारंटेड गोल्डीलॉक्स जोन में ही है। इसी कारण अर्थ पे जीवन संभव है। अगर इसके दूर चले जाओगे तो वहाँ इतनी ठंड हो जाएगी, सोलर रेडिएशन पहुँचेगी ही नहीं, स्टार की रेडिएशन पहुँचेगी ही नहीं कि लाइफ ओरिजिनेट हो जाए। पास जाओगे तो इतनी गर्मी होगी कि लाइफ ओरिजिनेट ही नहीं होगी। तो जो साइंटिस्ट क्या करते हैं, दूर कहीं पे अगर स्टार दिखता है उनको, उसके अराउंड अगर प्लैनेट दिखते हैं, तो वो कैलकुलेट करते हैं कि उस स्टार की कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से गोल्डीलॉक्स जोन का मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस उस स्टार के लिए कितना होगा। ये हर स्टार के लिए सेम नहीं होता। कोई स्टार बहुत ज़्यादा ब्राइट हो सकता है, बिग हो सकता है, डेंस हो सकता है, कोई छोटा सा हो और उसका पास आ जाएगा गोल्डीलॉक्स जोन, बड़े वाले का दूर चला जाएगा। तो उनको जब भी कोई स्टार और प्लैनेट दिखते हैं तो वो क्या करते हैं, बाकी सारे प्लैनेट पे नहीं रिसर्च करते, उसका गोल्डीलॉक्स जोन कैलकुलेट कर लेते हैं, प्लैनेट का नहीं, स्टार का गोल्डीलॉक्स जोन कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके अंदर जो प्लैनेट होते हैं उसके ऊपर कंसंट्रेट करते हैं कि देखते हैं यहाँ पर लाइफ है या नहीं। वहाँ पर है तो ठीक है, बाहर तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये हो गई थोड़ी बहुत जियोग्राफी, बहुत ही होच पोच। बस ये फर्स्ट पेज ही था, इसमें से तो हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं है। मैंने जो बस नॉलेज गेन की थी वो आपको बता दी। ये इसका एक और सेकंड पेज है चैप्टर का, ये पेज ख़त्म कर लेते हैं। इसमें आगे क्या कह रहा है, द डायमीटर ऑफ द मून इज ओनली 1/4 ऑफ दैट ऑफ द अर्थ। कोई अगर सर्कल है तो ये उसका रेडियस होता है, ये उसका डायमीटर होता है। तो जो मून है उसका डायमीटर हमारी अर्थ और ये मून, तो ये जो डायमीटर है ये अगर 4D मान लूँ मैं, तो ये D है, तो ये 4R हो जाएगा, तो ये R हो जाएगा, यानी कि मून हमसे 1/4 छोटा है। प्लूटो मून से भी छोटा है। प्लूटो इज स्मॉलर देन मून, मून इज ग्रेटर देन प्लूटो। इनफैक्ट रशिया इज ग्रेटर देन प्लूटो। इंडिया पे रशिया है, रशिया का कुछ सरफेस एरिया है वो प्लूटो के सरफेस एरिया से
ज़्यादा है, तो रशिया बड़ा है प्लूटो से। अगर आप रशिया में जाओगे तो आप इतने एरिया में खड़े हो जितने एरिया में आप नहीं खड़े होगे अगर आप प्लूटो पे होते। इसी तरह हमारा मून जो कि बहुत ही छोटा सा है, 1/4 है हमारा, वो भी प्लूटो से बड़ा है। तो प्लूटो को इस कारण भी प्लैनेट की कैटेगरी में रखना ठीक नहीं है। बट अब फिर से साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि इसको भी प्लैनेट की क्राइटेरियन, प्लैनेट की कंडीशन दे दी जाए। तो इस डेफिनेशन जो थी प्लैनेट की 3, डेब्री, स्फेरिकल और सन के अराउंड, उसमें चेंजेस की बात चल रही है। ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं इसकी, वो डेजिग्नेट करती हैं कि ये प्लैनेट होगा, ये ड्वार्फ प्लैनेट होगा। जैसे प्लूटो को प्लैनेट से हटा दिया तो अब वो बन गया ड्वार्फ, यानी कि छोटा। ड्वार्फ का मतलब होता है छोटा। जैसे हमारी साथ सोसाइटी में कुछ लोग रहते हैं जिनकी हाइट बहुत कम होती है, लेट्स से 3 फुट या उससे भी कम, तो बहुत ज़्यादा थोड़े मोटे से भी दिखते हैं, उनको ड्वार्फ कहते हैं। तो इसी वहाँ से ये टर्म आई है ड्वार्फ प्लैनेट, यानी कि छोटा प्लैनेट जो एक्चुअल में प्लैनेट नहीं है। प्लूटो के अलावा एक एस्टेरॉयड है सीरीज, CERES, जो मैंने आपको बताया था, वो भी एक ड्वार्फ प्लैनेट है। इसके अलावा शायद एक एरिस है, एरिस ERIS, वो भी एक ड्वार्फ प्लैनेट है। और भी बहुत से ड्वार्फ प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम के अंदर। प्लैनेट सिर्फ 8 हैं: मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। ये जो जुपिटर यहाँ पर था, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून एंड प्लूटो। प्लूटो तो चलो प्लैनेट नहीं रहा अभी के लिए, और यही कंडीशन मेंटेन्ड है। जो सैटर्न है उसके अराउंड रिंग्स हैं, जो यूरेनस है उसके अराउंड रिंग्स हैं। यूरेनस की रिंग्स बहुत हल्की हैं इसलिए दिखती नहीं और बहुत बाद में डिस्कवर हुई थी। सैटर्न की रिंग्स फेमस हैं। अगर आप घर पे भी कोई टेलीस्कोप खरीद के लाते हो अब, और वो तो अगर थोड़ा सा पावरफुल हुआ तो आप सैटर्न की रिंग्स घर बैठे देख सकते हो। ये रिंग्स कैसे बनी थी? ये रिंग्स बनी किस चीज़ की हैं? ये रिंग्स रॉकी और आइसी पार्टिकल्स की हैं, छोटे छोटे काफ़ी सारे पार्टिकल हैं। ये कोई जुड़ी हुई चीज़ नहीं है कि पानी की एक बहुत बड़ी सरफेस है या आइस की बहुत बड़ी सरफेस है और वो घूम रही है। फिजिक्स ये कहती है कि ऐसी कोई चीज़ तो घूम ही नहीं सकती, उसे टूटना ही होगा। इसको भी आगे चल के हम देख लेंगे। कोई भी जैसे सेलेस्टियल बॉडी होती है, उसके अराउंड अगर कुछ घूम रहा है तो चाहे उसका मास कितना भी हो उससे फर्क ही नहीं पड़ता है। चाहे 1 किलो का कोई पत्थर घूम रहा हो या अर्थ के अराउंड मून घूम रहा हो, मून जितना बड़ा हो, वो कितने टाइम में घूमेगा ये सिर्फ उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उसका डिस्टेंस कितना है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा टाइम भी बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि रेडियस अगर डबल होगा तो टाइम भी डबल होगा, नो। इसका मतलब है कि बस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेडियस अगर डबल होगा तो टाइम भी कुछ बढ़ेगा, वो डबल भी हो सकता है, डबल से ज़्यादा भी या डबल से कम भी, पर बढ़ेगा ही। यानी कि जब रेडियस डबल होगा तो ये मल्टीप्लाई बाय 1, यानी कि सेम रहने से ज़्यादा ही होगा, कम नहीं हो सकता। तो इसी कारण सैटर्न की जो रिंग्स हैं, पहले सोचा जाता था कि कुछ फ्लैट सा होगा, जुड़ा हुआ होगा और पूरा का पूरा सर्कल घूम रहा होगा। जब हमने देखा एक्चुअल में तो हमने ये देखा कि ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं टूटे हुए, और वो सारे के सारे चक्कर लगा रहे हैं। ये बने होंगे किसी कोलिजन से, कोई कोलिजन हुआ होगा और ये पार्टिकल्स सैटर्न के अराउंड बिखर गए। सैटर्न का साइज़ बहुत बड़ा है तो वो गैसियस प्लैनेट, पर उसका साइज़ बहुत बड़ा है तो उसकी ग्रेविटी उन्हें अपने आसपास घुमा पाने में सक्षम हुई, और वो आज भी घूम रहे हैं। इसी तरह यूरेनस की रिंग्स हैं, बहुत ही पतली हैं, बहुत ही हल्की हैं, दिखती नहीं है। नेपट्यून जो है वो फारदेस्ट प्लैनेट है, पर ये कोल्डेस्ट प्लैनेट नहीं है। साइंटिस्ट को अभी भी पता नहीं चल पाया क्यों, पर यूरेनस जो है वो कोल्डेस्ट प्लैनेट है। तो अगर हम इधर से शुरू करें तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। जिस तरह से मरकरी हॉटेस्ट नहीं है, वीनस हॉटेस्ट है, उसी तरह से नेपट्यून कोल्डेस्ट नहीं है, यूरेनस कोल्डेस्ट है। तो एक इधर वाले में एनोमली है।
एनोमली का मतलब होता है वो चीज़ जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं पाई गई, कुछ ऊपर या नीचे पाया गया। इसका रीज़न हमें पता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसका रीज़न हमें नहीं पता है। ये सब मैंने कहाँ पर देखा? अभी आधे घंटे पहले मैं डिस्कवरी चैनल देख रहा था और उसी पे अभी अभी देख कर आया हूँ। आज जियोग्राफी का लेक्चर शुरू करना था। मुझे ऐसे चैनल्स देखने का काफ़ी शौक है और मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप भी देखो। आपका सारे टाइम पढ़ने का मन तो कर नहीं सकता ज़्यादातर बच्चों का, हर वक्त कुछ टाइम एंटरटेनमेंट भी चाहिए, तो उस टाइम आप डिस्कवरी, नेशनल जियोग्राफिक और ये जो हिस्ट्री चैनल होता है ये चैनल देख सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत से होते हैं, फॉर एग्जांपल टाटा स्काई, क्यूरियोसिटी चैनल, एनिमल प्लैनेट, और इसके अलावा न्यूज़ चैनल्स, खास करके इंग्लिश न्यूज़ चैनल आपको देखने चाहिए। इससे आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी। ये चैप्टर ख़त्म कर लेते हैं, बस एक ही पेज है। इसका डिस्टेंस आप याद रख लो, ये बहुत बार यूज़ होता है क्योंकि मून हमारे नियरेस्ट है। सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स, सबसे ज़्यादा सेलेस्टियल बॉडीज़ हमने सैटेलाइट्स वगैरह यहीं पर भेजी थी। तो ये जो अर्थ है ये मून है, ये अर्थ के अराउंड घूम रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है ये है 3,85,000 किलोमीटर, 385,000 किलोमीटर। ये वेस्टर्न है, 3 के बाद यहाँ पर लग नहीं सकता। ये इंडियन है, 3,85,000 किलोमीटर। अर्थ का रेडियस कितना है? अप्रॉक्सीमेटली 6400 किलोमीटर। तो मून का कितना हो जाएगा? मैंने आपको बताया था अर्थ का डायमीटर का 1/4 है डायमीटर, तो रेडियस भी 1/4 ही होगा। तो इसका 1/4 कितना हो जाएगा? 1600 किलोमीटर। तो यानी कि प्लूटो का रेडियस इससे भी कम रहा होगा। प्लूटो का लेस देन 1600 किलोमीटर रेडियस रहा होगा क्योंकि प्लूटो मून से भी छोटा है। ये जो प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड, या कोई भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे के अराउंड रिवॉल्व करता है, जैसे मून है सैटेलाइट, वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती है, या कोई हम सैटेलाइट भेजते भी हैं तो वो भी जब रिवॉल्व करती है वो 3 लॉज ऑफ मोशन को फॉलो करती है। उसको बोलते हैं केपलर्स लॉज ऑफ मोशन। सर जोहानस केपलर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले ये लॉज ऑफ मोशन ढूंढे थे। लॉज ऑफ मोशन तो न्यूटन के भी थे। न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन जनरल है, किसी भी मोशन पे अप्लाई होते हैं। ये लॉज, इनको कह सकते हैं प्लैनेटरी मोशन, केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। प्लैनेट जब रिवॉल्व करेगा, इनफैक्ट सैटेलाइट भी जब कोई रिवॉल्व करेगा तो वो भी इसको फॉलो करेगा। तो सिंपल आप इसको कह सकते हो केपलर्स लॉज ऑफ सेलेस्टियल मोशन। यूनिवर्स में जो मोशन होगी जनरली इन लॉज को फॉलो करेगी। क्या है वो लॉज? पहला लॉ है कि जो भी ऑब्जेक्ट दूसरे के अराउंड रिवॉल्व करेगा वो एक एलिप्टिकल पाथ फॉलो करेगा। एलिप्स कुछ ऐसा होता है, उसमें इसको कहते हैं मेजर एक्सिस, इसको कहते हैं माइनर एक्सिस, और ये हो गई माइनर एक्सिस। जो सर्कल होता है वो भी एक एलिप्स है, वो एक स्पेशल एलिप्स है जिसमें मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस इक्वल है। ये है पहला लॉ। जो ऑब्जेक्ट होगा वो एलिप्टिकली मूव करेगा, प्लस इसमें 2 पॉइंट होते हैं। ये पॉइंट किस हिसाब से होते हैं? मान लेते हैं मैं यहाँ पर एक लाइट का सोर्स रख देता हूँ, एक टॉर्च जला देता हूँ जो चारों डायरेक्शन में, मतलब 3 डायमेंशनल में लाइट फैलाती है सन की तरह। यहाँ पर एक टॉर्च रख दी और मैंने इस सारी जो सरफेस है उसको मिरर का बना दिया।
कांच का नहीं, नॉट ऑफ ग्लास बट मिरर, शीशे का, यानी वो रिफ्लेक्ट करेगा, तो इससे जो भी लाइट निकलेगी वो यहाँ से गुजरेगी। ये दो पॉइंट इस रूल को फॉलो करते हैं। सारी लाइट यहाँ से निकलने वाली इससे निकलेगी, इससे जाएगी। ये 2 पॉइंट होते हैं। और जो सेंटर में जो चीज़ है जिसके अराउंड वो मूव कर रहा है, ये वो चीज़ है जो मूव कर रही है, तो वो जो जिस चीज़ के अराउंड मूव कर रही है वो या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा। यानी कि अगर यहाँ पर होगा तो ये सन है और ये अर्थ है। तो सन के अराउंड जब अर्थ घूमती है तो वो सर्कुलर नहीं घूमती, एलिप्टिकल घूमती है। इसी तरह से अर्थ के अराउंड जब मून घूमता है, सर्कुलर नहीं घूमता, एलिप्टिकल घूमता है। ये हो गया फर्स्ट लॉ। कोई भी सेलेस्टियल मोशन एलिप्टिकल पाथ फॉलो करता है, और एलिप्स के 2 पॉइंट्स में से एक पॉइंट पर वो सेंटर का ऑब्जेक्ट रखा होता है। आगे चल के इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन भी आती है। फॉर एग्जांपल सन यहाँ पर है, मून ऐसे अर्थ ऐसे मूव कर रही है, ये सन है, ये दूसरा पॉइंट होता, पर अब यहाँ पर नहीं है पॉइंट, सन यहाँ पर है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब दूसरे के अराउंड मूव करता है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण मूव करता है। तो इस सन अर्थ पे फोर्स लग रही है सन के अराउंड, तो सन पे भी फोर्स लग रही है, और ये दोनों फोर्स इक्वल हैं, F इज इक्वल टू F। इसका मास इतना ज्यादा है कि जो इसकी एक्सेलरेशन है, फोर्स अपॉन मास, फोर्स होती है मास टाइम्स एक्सेलरेशन, तो इस पे इसका मास इतना ज्यादा है कि इसकी एक्सेलरेशन बहुत कम है। मास बहुत ही ज्यादा है सन का, तो एक्सेलरेशन बहुत ही कम हो जाएगी। अर्थ का मास बहुत ही कम है, तो अर्थ की जो सेम ही फोर्स है, फोर्स सेम है यहाँ भी और यहाँ भी, अर्थ का मास बहुत ही कम है, तो एक्सेलरेशन बहुत ही ज़्यादा है। तो हमें लगता है कि बस अर्थ ही मूव कर रही है, सन स्टेशनरी है। एक्चुअल में दोनों इस कंबाइंड बॉडी के सेंटर ऑफ मास के अराउंड मूव करते हैं। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? एक ये ऑब्जेक्ट है 1 किलो, एक ये ऑब्जेक्ट है 1 किलो, डिस्टेंस है 1 मीटर, ये 1 kg, ये 1 kg, तो इनका सेंटर ऑफ मास सेंटर में होगा 2 kg। सिंपल भाषा में आप यही समझो कि ये सेंटर ऑफ मास होता है। तो अब जैसे सन है और अर्थ है, तो सन तो बहुत ही बड़ा है, अर्थ उसके रिस्पेक्ट में कुछ है ही नहीं। तो मान लीजिए सन का मास तो हो गया, मान लीजिए 10,000 टाइम्स है अर्थ के, अर्थ का 1 है, मान लीजिए, ये एग्जैक्ट नहीं है, सन का 10,000 टाइम्स है। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इनके सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन पे लाई करेगा, और वो इस तरह से लाई करेगा कि ये डिस्टेंस हो जाए 10,000 और ये डिस्टेंस हो जाए 1। तो जो अर्थ सन के अराउंड घूमती है, एक्चुअल में सन भी घूम रहा है अर्थ के अराउंड, और वो इस पॉइंट के अराउंड सन भी घूम रहा है। इसी तरह से मरकरी भी घूम रहा है, तो उनको उन दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन पे कहीं पे पास में वो कॉमन सेंटर ऑफ मास आएगा। और ये तो था मास, डिस्टेंस हो गया 10,000 और 1। यहाँ पर जो मास होगा वो कितना होगा? 10,001। क्यों? टोटल ये सेंटर ऑफ मास है, तो यहाँ पर ऐसा हम मान सकते हैं कि 10,001 किलोग्राम जो मास है, अगर अर्थ 1 किलो की है और सन 10,000 किलो का है, तो यहाँ पर 10,001 किलोग्राम मास है, मास रखा हुआ है। कितने डिस्टेंस पे? सन से 1 मीटर और यहाँ से अर्थ से 10,000 मीटर की दूरी पर। इस चीज़ को आप भूल जाओ, अगर आपको समझ नहीं आई कोई बात नहीं, बस केपलर्स लॉज जरूरी हैं।
तो इस कारण अर्थ ही मूव करती हुई दिखती है। फोर्स दोनों पे सेम लग रही है, पर सन का मास इतना ज्यादा है कि उसकी एक्सेलरेशन दिखती ही नहीं। और अर्थ का मास सन के रिस्पेक्ट में कुछ भी नहीं है और फोर्स इक्वल है, तो एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा है। तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। जो वी होता है वेलोसिटी, वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा का मतलब होता है चेंज। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगर कोई चीज़ 10 मीटर चल रही है 1 सेकंड में, तो वो हो जाएगी उसकी स्पीड। और अगर कोई चीज़ इस हिसाब से चल रही है कि विद टाइम उसकी स्पीड वेलोसिटी भी बढ़ रही है, तो वो एक्सेलरेट भी कर रही है। इसी तरह से डेसेलरेट होता है, जो ऑब्जेक्ट डेसेलरेट कर रहा होगा वो रुक जाएगा और शायद वापस भी आना शुरू कर दे, अगर क्योंकि वो डेसेलरेशन अगर अप्लाई होती ही रहे। तो ये हो गया फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ केपलर्स मोशन का क्या कहता है? सेकंड लॉ केपलर का कहता है कि वो जो ऑब्जेक्ट घूम रहा होगा सन के अराउंड, ये सन है, ये अर्थ है, ये घूमेगी, यहां पर भी होगी, फिर यहां पर भी होगी, फिर यहां पर भी होगी, यहां पर भी होगी, यहां पर भी होगी, यहां पर भी होगी, यहां पर भी होगी। तो वो जो घूमेगा वो इस तरह से घूमेगा कि सेम टाइम पीरियड में जो एरिया वो स्वीप करेगा वो इक्वल होगा। मतलब मान लेते हैं अब पूरा टाइम तो अर्थ को लग रहा है 1 ईयर, यानी कि 365 डेज एंड 6 आवर्स। तो मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस है 3 मंथ्स। मान लेते हैं कि 3 मंथ में अर्थ अगर यहां थी तो यहां पहुंच जाती है। ऐसा ही कुछ यहां पर भी होगा। 3 मंथ्स में अर्थ यहां से यहां पहुंच जाती है। ये कुछ एरिया है, ये कुछ एरिया है। केपलर लॉज ऑफ सेकंड लॉ कहता है कि अगर टाइम इक्वल है 3 मंथ्स और 3 मंथ्स, तो जो पहले टाइम के 2 पॉइंट्स थे उससे सन के बीच में जो ट्रायंगल सी बन रही थी, और जो और भी कोई 2 पॉइंट ले लो आप 3 मंथ्स यहाँ से यहाँ, तो उसके बीच में जो 2 पॉइंट से एक ये एरिया बन रहा है, ये दोनों एरिया बराबर होंगे। दिस एरिया विल बी इक्वल टू दिस एरिया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि जब वो सन के पास आता है तब वो तेजी से मूव करता है, जब वो दूर जाती है अर्थ तो वो स्लो हो जाती है। यहां पर मोशन स्लो होगा। 3 महीने में वो इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, यानी कि उसकी वेलोसिटी घट गई है। यहां पर वो 3 महीने में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, वेलोसिटी बढ़ गई है। इसी तरह से कहीं भी आप कैलकुलेट कर लो, अगर आप 3 महीने ही रखोगे, यहां से यहां तक आपने 3 महीने का रख लिया, तो ये डिस्टेंस, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया बराबर होगा। कहीं पे भी रख लो आप बीच में काट दो, चाहे यहां से यहां तक का कैलकुलेट कर लो, तो जो ये एरिया होगा, ये वाला, वो बराबर होगा, ये एरिया बराबर होगा इस एरिया के, इस एरिया के भी, इस एरिया के भी, एंड सो ऑन। चाहे 3 महीने का काट लो, चाहे कहीं भी 6 महीने का काट लो, सारे 6 महीने वाले एरिया बराबर आएंगे किसी भी 2 पॉइंट के बीच में। बस वहां से वहां तक जाने में 6 महीने ही लगने चाहिए। और कितना भी टाइम ले लो, चाहे 1 सेकंड ले लो, वो जो एरिया बनेगा सेम होगा। इससे क्या कोरोलरी निकलती है कि जब ऑब्जेक्ट दूर होगा तो यकीनन उसे धीरे चलना चाहिए ताकि दूर तक वो
उतना ही एरिया बना दे जितना वो पास में तेज चल के बनाएगा। यानी कि व्हेन एरिया सबटेंडेड एट द सेंटर बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ अ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट इन द सेम टाइम पीरियड इज सेम। टाइम अगर सेम है, 3 महीने ही लग रहे हैं, तो 3 महीने इधर भी लगेंगे कहीं भी लगे, वो एरिया सबटेंडेड एट द सेंटर सेम होगा। इसी तरह से अगर अर्थ जो है वो इस तरह से मूव करती और सन दूसरे पॉइंट पे होता, यहां नहीं होता यहां होता, तो क्या होता? तो 3 महीने यहां तेजी से चलती और यहां धीरे से चलती, और ये एरिया बराबर होते। जहां मर्जी से आप काट लो, जब तक ये डिस्टेंस इसमें और इसमें टाइम डिस्टेंस नहीं, टाइम 3 मंथ्स लग रहा है, यहां भी 3 मंथ्स या 6 मंथ्स या जितना भी, जब तक वो सेम है तब तक एरिया सेम आएगा। एरिया इज सेम इफ टाइम इज सेम। बस इसको आप ऐसे याद रख लो। तीसरा एरिया कहता है, तीसरा लॉज ऑफ मोशन, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये जो डिस्टेंस है, अर्थ जब यहां पर है तो ये डिस्टेंस है आर, जब अर्थ यहां पर है तो ये भी कुछ डिस्टेंस है, इसको क्या लेते हैं E1, अर्थ 1, यहां पर अर्थ 2, सेम ही अर्थ है, घूमकर आ गई है, तो ये हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R2। तो ये क्या कहता है कि जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा टाइम भी बढ़ेगा, और वो दिख भी रहा है हमें, स्लो हो गई है अर्थ। ये 3 कैपिलर्स ऑफ मोशन है, बस आपको याद रखने हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो बस ये याद रखो कि एलिप्टिकल होगा और सेम टाइम में सेम एरिया सेंटर पे सबटेंड होगा। दैट्स इट। आगे चलते हैं। जो मून होता है वो अर्थ के अराउंड घूम रहा है, वो रिवॉल्व कर रहा है और अपनी एक्सिस पे रोटेट भी कर रहा है, गोल गोल भी घूम रहा है और रिवॉल्व भी कर रहा है। ये रोटेट और रिवॉल्व इस तरह से करता है कि इसका जो टाइम होता है रोटेशन का वो सेम होता है रेवोल्यूशन के टाइम से। तो यानी कि मान लो अर्थ फिक्स्ड है एक जगह, अर्थ फिक्स्ड है, यहाँ पर मून है और वो रोटेट कर रहा है और रिवॉल्व कर रहा है। तो अगर वो रोटेट भी वैसे ही करेगा जैसे वो रिवॉल्व करेगा तो हमें मून का एक ही फेस दिखेगा। ये अर्थ है, यहाँ पर मून है, वो रोटेट किया, इतने में वो रिवॉल्व भी कर गया, तो यहाँ पर जो मेरा ये जो फेस है, मान लो ये एक पॉइंट है मून का, तो यहाँ पर वो ऐसे हो जाता, पर वो इधर भी पहुँच गया, ये वाला पॉइंट, फिर वो ऐसे हो जाता, पर इतने टाइम में जितने में वो यहाँ से यहाँ पहुँचा वो इधर पहुँच गया। तो मुझे हमेशा ये पॉइंट ही दिखेगा, ये उंगलियाँ कभी पीछे वाली दिखेंगी ही नहीं। इसी तरह जैसे वो यहाँ पहुँचा, यहाँ से यहाँ पहुँचा, तो वो थोड़ा सा रोटेट भी हो गया, उतना ही रिवॉल्व भी हो गया, फिर से मुझे अंगूठा ही दिख रहा है। यहाँ पर आने पे फिर से मुझे अंगूठा दिख रहा है, एंड यहाँ पर आने पे भी मुझे अंगूठा ही दिखेगा। ये पीछे की उंगलियां अर्थ से नहीं दिखेंगी। मून एक ऐसी चीज है जिसका हमें एक ही फेस दिखता है। इसी कारण एक इंग्लिश मूवी जो आई थी उसका नाम था ट्रांसफॉर्मर्स द डार्क ऑफ द मून। ये एक इंग्लिश मूवी है, मूवी तो खैर कोई खास नहीं है, पर डार्क ऑफ द मून का मतलब है वो हिस्सा मून का आधा जो हमेशा पीछे रहता है, ये वाली उंगलियां मेरी, जो हमें कभी दिखता नहीं।
और इस मूवी में ट्रांसफॉर्मर उस जगह पे लैंड करते हैं ताकि अर्थ से ना देखे जा सकें। मून पे हमने इंडिया ने चंद्रयान भेजा है। इससे पहले जो नासा वगैरह हैं वो पहले तो कुछ सैटेलाइट भी भेज चुके थे। उसके बाद उन्होंने अपने वो भी भेजे एस्ट्रोनॉट्स जो लैंड किए वहाँ पर। फॉर एग्जांपल नील आर्मस्ट्रॉन्ग शायद फर्स्ट थे जो लैंड किए थे। शायद अपोलो 13 था उस स्पेस रॉकेट का नाम जो उन्हें वहाँ लेके गया था। इस पे एक इंग्लिश मूवी भी बनी हुई है, अगर आप चाहें तो देखना चाहें तो देख सकते हैं। मूवीज़ का काम एंटरटेनमेंट का होता है, एजुकेशन का नहीं। ये हमेशा याद रखें। मूवी देख के आपको ज़्यादातर चीज़ें एजुकेशन की नहीं पता चलेंगी, बस आपका एंटरटेनमेंट होगा। डॉक्यूमेंट्री इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करती है, तो वो सेम टाइम में आपको एंटरटेन भी कर देगी, एजुकेट भी कर देगी। और जो एजुकेशनल वीडियो होती है जैसे कि ये, उसका काम एंटरटेन नहीं होता, एजुकेट करना होता है। तो ग्रेटेस्ट बेनिफिट जो सेम टाइम में आपको मिलेगा वो इन वीडियो से मिलेगा, मूवीज से नहीं मिलेगा, डॉक्यूमेंट्री से थोड़ा बहुत मिलेगा। ये चीज़ हमेशा याद रखें। इसके अलावा वो क्या कह रहा है, जो नियरेस्ट स्टार है प्रॉक्सिमा सेंचुरी रिचेज अस इन अबाउट 4 years। हमारा नियरेस्ट स्टार जो है आफ्टर द सन, हमारा नियरेस्ट स्टार है सन, उसके बाद है प्रॉक्सिमा सेंचुराई। प्रॉक्सिमा सेंचुराई, उससे लाइट आने में अर्थ पे कितना टाइम लगता है? 4 years। सन से कितना टाइम लगता था? 500 seconds। 500 seconds, यहाँ 4 years। तो अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि डिस्टेंस कितना होगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर अपॉन सेकेंड। टाइम कितना है? 4 years। तो ईयर को कैलकुलेट कर चेंज कर लो सेकेंड्स में, मल्टीप्लाई बाय 365 डेज, मल्टीप्लाई बाय 24 आवर्स, मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स, मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड्स। सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, मीटर में आंसर आएगा और वो डिस्टेंस आ जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हो वो डिस्टेंस ह्यूज है। तो जो सोलर सिस्टम के बाद हमें नेक्स्ट जो लाइफ कहीं मिल सकती है अर्थ के अलावा, वो या तो मार्स पे खोजी जा रही है, थोड़ा बहुत कुछ भी मिल जाए, या फिर हमें इसके आसपास अगर कोई प्लैनेट होगा तो उस पर मिलेगी, नहीं तो और भी दूर और भी दूर और भी दूर। तो जैसा कि आप देख रहे हो ये बहुत ज़्यादा दूर है। तो इस कारण हमें ये सुनिश्चित करना है कि अर्थ पे हम इतना बुरा हाल ना कर दें कि हमारा लाइफ मुश्किल हो जाए। क्योंकि हमें अगर कोई ऐसा प्लेनेट मिल भी गया जिसमें एग्जैक्टली अर्थ जैसी कंडीशन हो और हम वहाँ बिना किसी स्पेस सूट के रह सकें 80-80 साल अर्थ की तरह, तो भी हम वहाँ पहुँचने की टेक्नोलॉजी नहीं रखते आज की डेट में। कल को अगर हम कभी वर्म होल वगैरह बना दें स्पेस में, वर्म होल बनाना सीख लें, जो कि अभी फिज़िक्स में सिर्फ एक थ्योरी ही है, तो शायद ये पॉसिबल हो पाए, पर आज की डेट में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर आज के लिए ख़त्म करते हैं, बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।